यमहं वदामि तं वदेथ। आम बनते बनते तस्मात् सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवतो सम्मा अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो नमो तस् तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं संघं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि द्वितीयंपि संघं संघं शरणं गच्छामि। गच्छामि। शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं धम्मं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणं निठितं आं भन्ते पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। पुरामेरयमजपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूरामीरमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। एतानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतियन्ति
Silena bhoga sampada silena nibbutiಂ yanti tasma silang visudhaiti Bante Sadhu 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 sadhu. देर तक सुखकरण करेंगे उसके बाद ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Itipiso bhagava arahang samma sambuddha vij charana sampanno sugato loka vidu anuttara purisada nasarati sattha deva manusad Buddha Bhagavati Savakhato Bhagavata Dhamma Sanditthiko Akaliko Yayipasiko Vapanayiko Pachatang Vedita Bhaviyuhiti Supatipan Bhagavato Savaka Sangha Ujjupatipanno Bhagavato Savaka Sangha Yaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangha Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangha Yadidang Chattari Purisa Yugani Atha Purisa Yugalaya Sabhagavat Savaka Sangha Ahunaya Pahunaya Dakinaya Anjali Karaniya Anottarangkuya Khetang lokasati karaniya mata kusalena yanta sadang padang abdisamecha sakwa ujocha sujocha suvacha samudu anatimani sandu sakocha subarocha Apaki chocha sallahu kauti sandrindriya chanibakocha apagaba kulasu adugeda nachakud samachare kinchi yenayo pare upavadeho sukhino Kamino vantu sabda sata bhavantu sukhitata yeke chipana bhuta seta savatha varav anavasesa dighavaya mahantav majimara saka anukatula dithav Yeva adeta yechadura vasanti avidur bhutava sambhave siv sabbe sata bhavantu sukhitata naparapar nikobeta nati mayata kata cinang kinci byarosan Patiga saya naya maya sadukhamicaya mata yatha niyang putang ayusa eka puta manurak yavam pisa babute sumanas bhavaya aparimanang metan jasa balokasmi manas
भावय अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधः च तिर्यं च असंवाद अव्यारं असपातं तीर्थं चरनिसेनो सयानो वायावत सविगदमेध्वायत् सदे अदिठय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाव देठेन च अनुपगमशीलवादसनेन सम्पन्न कामेषु विनयगेधं नहि जाति गदसे पुनरेतेति साधु साधु साधु। तो आज का हमारा 3 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण शिविर हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोगों को सर्वप्रथम अभिनंदन की जिन लोगों ने आज इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें भी समय निकालना ये काफ़ी बड़ा कीमती माना जाता है। और उसमें आप लोगों ने अपना इच्छा रखी और उत्साह दिखाया। तो सर्वप्रथम सभी लोगों को अभिनंदन और विदेश की आपका ये 3 दिवसीय जो शिविर है ये अच्छी तरह से संपन्न हो। तो ये हमारा जो 3 दिन का शिविर है ये 18 घंटों का है, यानी दिन में 6 घंटे हैं और 3 दिन मिलाकर ऐसे 18 घंटे। तो ये 18 घंटे का हमारा ये शिविर होगा और जिसमें आप लोग शामिल रहेंगे, लेकिन इसमें से कुछ ब्रेक भी होगा। तो जैसे कि हमने इसको 3 भागों में बनाया हुआ है। पहले है जैसे कि 10 से 12, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए कुछ लोगों को जुड़ने में थोड़ा वक्त लग गया। तो ये 12 बजे पहला वाला जो फिर सेशन है ये समाप्त होगा और 1 घंटे के लिए आप लोगों को ब्रेक दिया जाएगा ताकि आप उस बीच में अपना भोजन ग्रहण कर सकें। हमारे शिविर की तरफ से आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप अपने घरों में ही भोजन कर सकते हैं। फिर है कि 1 घंटे बाद मतलब 1 बजे आप लोगों का फिर से पुनः सेकंड सेशन शुरू होगा जो 3 बजे तक चलेगा। ये भी 2 घंटे का होगा और फिर आपको टी ब्रेक दिया जाएगा। तो आपको अपने घर पे ही जो लोग चाय पीते तो आप लोग चाय पी सकते हैं, मतलब 15 मिनट्स का ब्रेक होगा और उसके बाद में फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो ये 5 बजे तक चलेगा। तो ऐसा हम लोगों ने इसको 3 भागों में बनाया है और 3 भागों में ये तीनों दिन तक ही 3 भागों में चलते रहेगा। तो ये ऐसा कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 18 घंटे आपके कवर करेंगे 3 दिनों में। कोशिश की जाएगी। तो पहले सेशन में हमारे लिए कोई प्रश्न उत्तर का हमने नहीं रखा है। दूसरे सत्र में जब कुछ बात यदि हमारी कंप्लीट हो जाती है तब आप लोग कुछ प्रश्न के उत्तर के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। तीसरे सेशन में अंतिम में भी ऐसा ही हमने रखा हुआ है कि जो भी आपके बताया जाएगा उसके बाद में यदि किसी के कोई सवाल है तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। तो 2 सेशन के लिए मतलब आफ्टरनून का 2 सेशन होगा, उसमें कुछ समय आप लोगों के प्रश्न उत्तर के लिए दिए जाएंगे जो कि बहुत ही जरूरी है आपकी अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए। तो देखा जाए तो मैं आज की अपने इस प्रशिक्षण शिविर के लिए, क्योंकि मैं हमेशा एक कहानी बताया करता हूँ, जो मैं आज इस अवसर पर भी इस कहानी को सबसे पहले मैं बताऊंगा। जो कि इसकी शुरुआत ही आपने देखा हो कि अपने ट्रेन करने से, ट्रेनिंग नाम है इसका मतलब प्रशिक्षण, मतलब अपने स्वयं का प्रशिक्षण जो अन्य लोगों के लिए भी काम आता है और अपने लिए भी काम आता है। और इसकी एक खास बात है कि आप जितनी बातों को यदि नोट कर सकते हैं, चाहे वह त्रिशरण पंक्ति से क्यों ना शुरू हुई हो, ये आपके लिए ज्यादातर काम आएगी। इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हो तो आपको हमेशा पता होता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कहीं हम भूल न जाएं। तो हर चीज को यदि आप लिखते हैं, चाहे वो त्रिशरण पंक्ति हम पहले से कहते क्यों ना आए हो, लेकिन यदि आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि हमने पहले त्रिशरण पंक्ति किया था, उसके बाद हमने ये किया था, तो ये ज्यादातर आपके लिए काम आएगी। क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ सुनना नहीं, तो साथ में हमें एक प्रकार से लिखना भी चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आज के इस शिविर में कहानी बताऊंगा एक, जो कि बहुत ही मशहूर कहानी पहले से रही है और मैंने अपने प्रवचन में भी कई बार इसे बताने की कोशिश की है, कई लोगों ने इसे सुना भी होगा।
क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेनिंग मतलब मन को हम प्रशिक्षित करते जाते हैं, यानी जो भी बातें हमारे अपने स्वयं के जीवन के लिए काम की है और अन्य लोगों के लिए भी काम की बातें होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से ही कई महापुरुषों ने अपने जीवन काल में संघर्ष किया है दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और जैसे जैसे मनुष्य का जीवन बेहतर बनते गया वैसे वैसे मनुष्य एक प्रकार से सिविलाइज होते गया, जिसे हम एक सभ्यता के नाम से जानते हैं कि मनुष्य शुरुआती दौर पे उतना बुद्धिमान तो नहीं पाया गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, जैसे जैसे खोजें बढ़ गई और लोगों ने बहुत सारी चीजों को खोज निकाला। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि मानव एक ऐसा जीव है जो अपने अनुभव के बलबूते कई सारी चीजों को सीखने की कोशिश करता है। आपने अनुभव किया हो, और जितना ज्यादा उसका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे उसकी ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, और जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है वैसे वैसे उसको कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो स्वाभाविक तौर पे बढ़ते रहती है। लेकिन ज्ञान और अनुभव जो है वो उतना पक्का नहीं बन पाया, तो कार्य करने की क्षमता जो है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। तो हम पहले जानेंगे एक कहानी को कि ये कहानी क्या है। तो एक बार जो है वह एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध डाकू था, चोर था, और वो कहाँ कहीं पर भी जाए तो उसको कोई भी आदमी जो है वो हरा नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता था। चोरी करते करते आज तक ये नहीं पाया गया कि उसको किसी ने पकड़ा होगा। अब वो चोरी करते करते ये हो गया कि वो बहुत अमीर बन गया, कई सारी चीजें संग्रहित कर लिया, बहुत अमीर बन गया। और अमीर बनने के बाद में वो काफी दिनों तक उसने जब ये काम किया, तो काफी दिनों तक काम करने के बाद में वो जब बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा होने के बाद में वह उससे कुछ ज्यादा बनता नहीं था, वो चल नहीं सकता था। तब उसको लगा, उसके बेटे को लगा कि क्यों नहीं मेरे पिताजी ने जो कला सीखी है उससे मैंने भी सीखना चाहिए। उसके मन में इस तरह की बातें उत्पन्न हो गई। अब ये जब बातें उत्पन्न हो गई तो उसने अपने पिता से बात कही कि देखिए आपसे तो अब कुछ होता नहीं है, लेकिन कम से कम जो है जो आपने कला सीखी है वो मुझे भी कहीं ना कहीं सिखाने की आप कोशिश कीजिए। तो ये पिताजी ने कहा कि देखिए ये जो काम है जो आप सीखना चाहते हो ठीक नहीं है, ये इसमें कई तरह की समस्या निर्माण होती है और इस समस्या में कई तरह के मनुष्य के जीवन में संकट आने की संभावना पाई जा सकती है। फिर भी बेटे ने जिद किया पिताजी के बताने के बाद भी, लेकिन बेटा कुछ माना नहीं। फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे सिखाने की कोशिश कीजिए, मैं इसको सीखना चाहता हूँ। तो बेटे के जिद की वजह से पिता को भी लगा कि अब ये जिद ही कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब उसने, पिता ने जो है अपने बेटे को लेकर गए, जब आधी रात हो गई 12 बज गए तब उन्होंने लेकर गए। और लेकर जाने के बाद में एक घर में गए जहाँ पे सुनसान था, सारे लोग घर के सो गए थे। ऐसे समय में जब वो पहुंचे तो पीछे से गए और पीछे से उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर अपने बेटे को लेकर गए और बेटे से कहा कि बेटा देखिए यहाँ पर कोई कीमती चीज हो तो आप देखिए। तो उन्होंने टार्च की सहायता देखना शुरू कर दिया और फिर कुछ बाहर कोई खास कीमती चीज दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करे, अलमारी जो है वो अलमारी को खोलो, यहाँ कोई ना कोई अच्छी चीज हो सकती है महंगी। तो बेटा ने वही किया, अलमारी खोला और जैसे अलमारी खोला वहां ढूंढने लगा तो पिता ने जो है उस बेटे को अलमारी में ढकेल दिया और बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा के जो है चाबी वहां छोड़ दी और वो हल्ला करके चले गया। और वो भी हल्ला किया, चोर चोर चोर, ऐसा काफी जोर जोर से आवाज लगाई और घर के लोगों ने उसकी आवाज भी सुना, घर के लोग जाग भी गए। और जागने के बाद में देखा ये गया कि वो उठ गए तो घर के अंदर उन्होंने चेक किया कि भाई यहीं से आवाज आई थी। अब ये आवाज सुनते सुनते जो है वो अंदर गए तो उन्होंने पाया कि अलमारी के अंदर से जो है कुछ किट किट की आवाज आ रही है। क्योंकि ये चोर का बेटा काफी डरा हुआ था क्योंकि उसको अलमारी में बंद कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि अलमारी में जिसको बंद कर दिया गया और घर के लोग जागेंगे तो किस तरह से परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इस बातों को उन्होंने अंदर से लिया उसके बेटे ने, और लेने के बाद में फिर जो है वह डरा हुआ था काफी, अपने पिताजी पर भी क्रोधित हो रहा था। लेकिन जो है वो घर के लोग उठे और उठने के बाद उन्होंने देखा कि अलमारी से कुछ आवाज आ रही है तो उन्होंने घर का दिया जलाया और दिया जलाकर अलमारी को उन्होंने जैसे खोला। ये काफी डरा हुआ था बेटा, क्योंकि अंदर रहना और घर के लोग भी वहां पर मौजूद होना, तो सोच सकते हैं कि कितना
मनुष्य को भय सताने वाला है, कितना डर सताने वाला है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। वही जानता है जो उस अलमारी के अंदर में बंद रहा होगा। अब ये करते करते ये हो गया कि घर के लोगों ने जैसे दरवाजा खोला उस अलमारी का और उनके हाथ में दिया था, तो चोर के बेटे ने उस दिए को बुझा दिया और वहां से वो भाग निकला। और जैसे ही भाग निकला तो घर के लोग भी जो है वो उसका पीछा पीछा करते करते गांव वालों को भी उन्होंने कहा कि चोर चोर, तो गांव के लोग भी जाग गए। और जागने के बाद में वह जो है चोर का बेटा जो है भागे जा रहा है और गांव के लोग उसका पीछा करते जा रहे हैं। दोनों में ये देखा गया। अब ये काफी डरा हुआ है लेकिन भागते गया, गांव के लोग पीछा करते गए। अब ये बीच रास्ते में उसको एक कुआं दिखाई दिया चोर के बेटे को, और जैसे कुआं दिखाई दिया उसने पास के पत्थर को उठाया और कुएं में डाल दिया। और कुएं के पानी से जो है वो बहुत आवाज हुई, तो बाकी जो गांव के लोग पीछा करते आ रहे थे तो उनको लगा कि नहीं अभी ये चोर जो है कुएं में गिर गया है। और ये चोर का बेटा पत्थर डालने के बाद साइड वाले पेड़ के नीचे छुप गया। अब जैसे ही ये गांव के लोगों ने सोचा कि ये कुएं में गिर गया, अब तो इसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा उन्होंने भावना अपने मन में रखी। और रखने के बाद में वह गांव के लोग वापस चले गए। लेकिन बेटे के मन में एक बड़ा क्रोध था, भयंकर क्रोध था कि भाई ये जो है ये मेरे पिताजी ने क्या कर दिया। घर में जाकर जैसे घर में पहुंचा तो अपने पिताजी पे क्रोधित हो गया। लेकिन पिताजी ने उसको शाबाश किया, उसका अभिनंदन किया कि शाबाश बेटे, तू जो है अलमारी में बंद करने के बाद भी जो है वो लौट कर आ गया। यानी इस बात को बताने का मतलब ये है कि जो उसने अपनी जिद की थी कि मुझे कला सिखाओ, तो कहने का मतलब है कि कला जो है वो सिखाई नहीं जा सकती। वो अपने आप जो है दिमाग का इस्तेमाल करके उन बातों को जानते हुए, उस बातों को करते हुए अपने जीवन में उन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली जो है मनुष्य उन चीजों को जान लेता है। चोरी चूंकि ये गलत है, लेकिन इस भाव से या इस कहानी को बताकर ये मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो कलाएं हो या बहुत सारी जो नॉलेज हो या बहुत सारी जो चीजें हैं, जब तक स्वयं अपने लेवल पर वो नहीं जानेगा या अपने लेवल पर नहीं समझेगा या अपने लेवल पर जब तक नहीं उतारेगा, जब तक वह स्वयं कोशिश नहीं करेगा, उसको स्वयं को वो चीजें कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि उसका पिता जानता था कि इसको समझना अपने अनुसार, क्योंकि पिता ने अलमारी में बंद करने के बाद क्या करना है ये नहीं बताया। खास बात यह है, बताया नहीं कि कैसे बचकर निकलना है, लेकिन बेटे ने बराबर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो बचते हुए निकल गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी हम लोग जानते हैं समझते हैं उसको बार बार इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेनिंग का यही एक भाग होता है कि जो कुछ भी हम जानते हैं समझते हैं अपने जीवन काल में, उसे अपने जीवन काल में उतारना बहुत बेहद जरूरी है। और उसी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी के आधार पर हम बढ़ सकते हैं। इसलिए बेटे को जो है उसके पिता ने धन्यवाद कहा, शाबाश दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य जो है अपने जीवन में कई चीजें ऐसी है जो अपने अनुभव के बल पर सीखते रहता है, जानते रहता है और वो करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके लिए हमें स्वयं को ही करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक वो हम जान नहीं पाते हैं। और इसलिए इस कहानी को बताने का मतलब है कि हमने प्रयास करना, हमने कोशिश करना और अपने कोशिश को हमें लगातार बनाए रखने की ज्यादा से ज्यादा हमने अमल में लाना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम काम करते हैं वो बहुत निष्ठा के साथ में करने की कोशिश करें। जो भी हम काम करते हैं उसमें ईमानदारी बरतने की कोशिश करें। जो भी हम काम करते हैं उसमें लगन का होना बहुत जरूरी है। यदि हमने ये चीजों को कोशिश की तो हम अपनी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ खास बातें बुद्ध ने कही है। तो उन्होंने कहा कि सत्य को सत्य की तरह जानो, यानी हमने अपने जीवन काल में सत्य को सत्य की तरह हमने जानने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि असत्य को असत्य की तरह जानो, यानी जो भी हम अपने जीवन को जीते हैं तो उसमें ये बातों को ध्यान में रखना कि हम अपने काल में उन सच्चाइयों को, उन चीजों को जानने की हम कोशिश करेंगे जो होगा, और असत्य है तो असत्य को भी हम असत्य की तरह जानने की हमने कोशिश करना तो बहुत ही जरूरी है। फिर तथागत ने कहा जो तर्क नहीं करता वह गुलाम और मूर्ख है।
आपने देखा होगा कि जो भी मनुष्य है यदि वो तर्क नहीं करता तो तर्क नहीं करता इसका मतलब वह गुलाम और वह मूर्ख की तरह होता है। यानी जो तर्क कर सकता है तो वो गुलाम भी नहीं हो सकता और मूर्ख भी नहीं हो सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और इसलिए आपने महसूस किया हो कि बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं वो तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो वे ऐसे लोग गुलाम और मूर्ख कभी नहीं हो सकते। ये खास बात हमने ध्यान में रखने की कोशिश करें। फिर कहा जाता है कि किसी भी चीज को, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताई गई हो, चाहे वह किसी धर्म ग्रंथों में लिखी हो, चाहे वह कहीं की भी लिखी हो, उस पर कैसे विश्वास करना या नहीं करना, इन बातों को भी हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए कहा गया कि जो भी चीजें हैं एक तो पहले हमें उन्हें जानना और जानने के बाद में अपने मन के लेवल पर उसे छानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। और उसके बाद कहा जाता है कि तब हमने मानना चाहिए। यानी जानना, छानना और मानना, यानी ये खास महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि संसार भर में जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं, अलग अलग तरह के विचार को रखते हैं और वह बताई भी जाती है अलग अलग तरह से। लेकिन हमें कोशिश करना कि हमें उस बातों को तो पहले हमारे अंदर में जानने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए, फिर मन ही मन उसको हमें यह सही है या नहीं है, यह विश्वास के लिए है या नहीं है, या ये मेरे जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं है, तो इस तरह के मन ही मन विचार करते हुए उस बातों को हम छानने की कोशिश करना। जैसे आपने उदाहरण के लिए समझे कि हम पानी को छान कर पीते हैं, या कोई भी तरल वस्तु होती है तो आपने देखा होगा उसको हम छानने की कोशिश करते हैं। वो छानने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो शरीर के भीतर प्रवेश ना कर सके। यदि प्रवेश करेगा तो उससे हानि पहुंचने की संभावना पाई जा सकती है, और इसलिए उसे हम छानने की कोशिश करते, माध्यम कोई भी हो लेकिन हम उसे छानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कि हमने अपने विचार को या अपने बताई गई बातों को या हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सब बातों को हमें अपने मन के लेवल पर उसे जानने समझने की कोशिश करना, जिसको हम छानना कहते हैं। और फिर है अंतिमतः मानना, कि हम उन बातों को मानने की कोशिश करें, उन्हें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करें। ये खास महत्वपूर्ण बात है और इसलिए इसका नाम ही दिया गया जानना, छानना और मानना, कि हमें इसे जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और मानने की भी कोशिश करें, जो बहुत ही जरूरी है। अब इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल हम देखते हैं कि प्राचीन काल से जो है जो कुछ भी चीजें चलते आ रही है, वो चलने वाली जो चीजें हैं वो एकाएक से हमें पता नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो एक सीमित दायरे के बाद, मतलब संसार में जो कुछ भी सभ्यता अस्तित्व में आई उसके एक लंबे समय के बाद में हमारा जन्म हुआ है। अब उस जन्म होने के बाद में हम कैसे जानते हैं हर चीज को, तो बाबा साहब अम्बेडकर के इसके लिए कहते हैं, जो समाज इतिहास नहीं जानता वह समाज इतिहास नहीं बना सकता। यानी आपने देखा हो कि अधिकतर जो है वो इतिहास की बातों के समय में थोड़ा सा हमें समझने की दृष्टि से बड़ा कठिन महसूस होता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की राय जो थी इसके ऊपर में वो काफी अच्छी राय है। और वो ये है कि समाज में यदि कोई इतिहास नहीं जानता होगा, व्यक्ति यदि इतिहास नहीं जानता होगा तो वह नए इतिहास को बना भी नहीं पाएगा। इसलिए इतिहास को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है और इन चीजों को हमें समझने की कोशिश करें। तो अक्सर ये देखा जाता है कि हम किन बातों को, किन पहलुओं को हम समझने की कोशिश करें जिससे हम जानते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक तो हम लोग खुदाई में अवशेष के रूप में जो चीजें मिलती है उसको हम जानते हैं कि प्राचीन काल में अस्तित्व में थी। मूर्तियों के माध्यम से हम लोग अंदाजा लगाते हैं, खेत के स्तूपों के माध्यम से हम अंदाजा लगाते हैं कि प्राचीन काल में कोई ऐसी चीजें थी। इमारत के माध्यम से हम अंदाज लगाते हैं कि प्राचीन काल में इस तरह की इमारतें थी। मुद्राओं के माध्यम से हम लोग अंदाज लगाते हैं कि इस तरह की मुद्राएं थी, इस तरह का प्रचलन था, इस तरह की कलाकृतियां थी, और ये सब हम इन चीजों के माध्यम से अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। फिर है शिलालेखों के माध्यम से, कि जो कुछ भी चिन्हित किए गए, जो कुछ भी पत्थरों पर कुरेदी गई चीजें हैं, शिला मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थरों पर लिखी गई चीजों के माध्यम से उन चीजों को जानने की कोशिश करना, वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन काल में अस्तित्व में थी।
इसके बाद में माना जाता है जो साहित्य का आधार है कि हम पुरानी बातों को आज वर्तमान में जानते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें ऐसी हुई होगी, ये अंदाज लगाने के लिए साहित्य रहता है और अवशेष भी पाए जाते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उस समय थे नहीं, अभी वर्तमान में हैं, लेकिन प्राचीन काल की कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके माध्यम से हम लोग अपने चीजों को जान सकते हैं, जो बेहद जरूरी माना जाता है समझने की दृष्टि से। क्योंकि मॉडर्न साइंस में अधिकतर जो है वो प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन प्राचीन काल की चीजों को ध्यान में रखने के लिए उसे हमें इतिहास की तरफ में बढ़ना पड़ता है। यदि इतिहास हम जानते हैं तो हम काफी कुछ अपने जीवन काल में समझ सकते हैं। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का इसके लिए खास महत्वपूर्ण कहना था कि हमें इतिहास जानना चाहिए, और जो इतिहास जानते हैं वही इतिहास बना भी सकते हैं। ये इनके लिए खास बात थी जो उन्होंने उस काल में बताने की हमें कोशिश की है, और बताकर हमें ये बात समझाया कि ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्ध का जो अस्तित्व है 2500 वर्ष पहले से हुआ है, मतलब अभी तक का जो समय है उनका लगभग जो है 2600 वर्ष का समय माना जाता है 6th सेंचुरी में। लेकिन इससे पहले भी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी जो खुदाई के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उस काल में बहुत ही प्रसिद्ध थी, और ये लगभग कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी सभ्यताएं अस्तित्व में रही हैं, और विश्व लेवल पर यदि देखते हैं तो काफी पुरानी सभ्यता अस्तित्व में हमें दिखाई देती है, और जिनका एक खास इतिहास अपने समय में रहा है। और ये सिर्फ सभ्यताएं अभी ही विकसित नहीं है, ये प्राचीन काल में भी काफी सभ्यताएं विकसित थी, और जिन्होंने एक मानव को एक सुसंगठित बनाकर उनके जीवन को एक उन्नत बनाने के लिए, विकास की तरफ ले जाने के लिए काफी कुछ उन्होंने कार्य करने की कोशिश भी की थी। और उनमें से हम देखते हैं कि एक सिंधु घाटी की सभ्यता जो अपने आप में एक अच्छी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और ऐसी मिस्र है, मेसोपोटामिया है, हड़प्पा सभ्यता है, ये उस काल में अस्तित्व में थी। अब उनको हम जाने कि कैसे ये थी या नहीं थी, इसका कोई अस्तित्व था भी या नहीं था। जब हम इनको देखते हैं तो इसमें से हमें दिखाई देता है कि जैसे कि नगर है, गांव है, उस काल की इमारत की बनावट कैसी है, उस काल में ईंटें कैसी थी, उस काल में सड़कें कैसी थी, उस काल में सड़कों के किनारे पेड़ किस तरह से लगाए जाते थे, उस समय किस तरह की बिल्डिंग बनाई जाती थी, उस समय में व्यवस्था कैसी थी। अनेक बातें जो है वो हमें दिखाई देती हैं, और उसके माध्यम से जो है हम लोग जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये इनका अस्तित्व था भी या नहीं था। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इतिहास के ऊपर में जो कुछ भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें से ये बात निकल कर आती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात होता है कि संसार में जो है जहाँ जहाँ पर भी ये जो कुछ भी सर्वे होता है, और सर्वे होने के बाद में आर्कोलॉजिकल जो साइड होती है, यानी मतलब हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी धरोहर प्राचीन, उसको खोजने के दृष्टिकोण से कई जगह खुदाई की जाती है, और उस खुदाई में कई तरह की चीजें मिलती है, और फिर उसको जानने वाले जो लोग हैं उसकी पहचान करा कर देते हैं कि क्या अभी का जो नगर की व्यवस्था है तो ये 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले भी कोई ऐसी व्यवस्था थी भी या नहीं थी। ये इसका भी अध्ययन करने की कोशिश की जाती है, और पुरानी सी पुरानी चीजों को ढूंढ निकालने में वो काफी कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि उनके नगर कैसे थे, गांव कैसे थे, बनावट कैसी थी, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, तो ये बातों को भी खासकर अध्ययन करने के लिए रखा जाता है, और उससे हम अपने अंदाज लगाते हैं कि क्या सभ्यताएं प्राचीन काल में अच्छी थी भी या नहीं थी, मानवीय जो कुछ भी सद्गुण है वो डेवलप हुए थे या नहीं हुए थे, या मनुष्य जो है पहले से ही यह वैसा का वैसा ही रहा गया है। तो ऐसी कई सभ्यता अस्तित्व में जब आई तो उसमें हमें ये जानने को अवसर मिला कि इस तरह की सभ्यताएं जो कुछ भी थी, जिसे हमें कुछ नया संकेत भी देने की कोशिश कर सकती है। तो उसमें से पाया गया कि जो 7वीं सदी थी, इस 7वीं सदी में
पहली बार जब लोगों ने पंजाब के जो प्रांत है उस पंजाब के प्रांत में जब खुदाई की गई तो उसमें से ईंटों को निकाला गया, जो प्राचीन काल में जो ईंटें थी। तो ये 7वीं सदी में देखा गया, जो पंजाब में होता है। अभी भी आपने देखा कि पंजाब है और इस प्रदेश में कई जगह खुदाई की गई और खुदाई में जो है वो उस समय की ईंटें निकली और ईंटों से ये प्रमाणित किया गया कि काफी लंबी चौड़ी ईंटें हुआ करती थी और उससे किस तरह की बिल्डिंग बनाई जा सकती थी। आज के जो आर्कोलॉजिकल या जो कुछ भी आर्किटेक्चर है, उन्होंने इसका अंदाज लगाने की काफी कोशिश भी की है कि इस तरह की बनावट वाली जो ईंटें हैं वो किस तरह से भवन का निर्माण कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो 7वीं सदी में कोई यदि ईंट मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में ईंटों का प्रचलन था। लोग अपने घरों को ईंटों से बनाया करते थे। तो सिर्फ आज ही नहीं, तो प्राचीन काल में भी इस तरह की भारत के अंदर में व्यवस्था थी, जो अपने घरों को अच्छा बनाए रखने के लिए, अच्छी चीजों को डेवलप करने के लिए, अपनी इमारतों को और भी सुंदर बनाए रखने के लिए, अपने घरों को मजबूत बनाए रखने के लिए वह ईंटों का भी उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। फिर आगे चलकर यदि हम आधुनिक जगत में इसकी बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि 1826 में चार्ल्स मैशेज ने पहली बार जो है इस पुरानी सभ्यता को लोगों के सामने परिचय करा कर दिया कि प्राचीन काल में जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी और वह एक अच्छी सभ्यता थी जिसमें लोग जो है अच्छा जीवन यापन करते थे, अच्छे से रहन सहन था, सुसभ्य थे और लोग आपस में अच्छा व्यवहार भी करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से उन्होंने पहली बार बताने की कोशिश की और उस सभ्यता को उन्होंने लोगों के सामने लाने के लिए भी कोशिश किया है। फिर देखा गया कि कनिंघम है और ये 1856 में इन्होंने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद में उसके बारे में जानने की उन्होंने कोशिश की कि ये किस तरह से उस काल में सभ्यताएं थी और उस सभ्यता का क्या अस्तित्व था और किस तरह से उस समय के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते थे और उस समय जो गांव है, जो शहर है, वो किस तरह से बनाए जाते थे। उस आधार पर काफी कुछ सर्वे किया गया और उस सर्वे को लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया गया, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। और फिर आगे चलकर इसको एक रूप देने के लिए कि ये सिर्फ खोजकर ही काम नहीं चलेगा, तो इसका अध्ययन भी होना चाहिए। तो इस अध्ययन कराने के लिए उन्होंने जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व जो है विभाग की स्थापना की गई। क्योंकि इसके पहले जो कुछ भी चीजें मिलती थी तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, उस पर कोई खास अध्ययन नहीं किया जाता था और अध्ययन करने का कोई प्रमुख स्थान भी नहीं था। और इसीलिए फिर जो है वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसके उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय पुरातत्व की स्थापना की गई कि ताकि ये उस समय की जो कुछ भी चीजें हैं वो अस्तित्व में हम कैसे देख सकते हैं और किस आधार पर हम उसका अंदाज लगा सकते हैं, जो बहुत ही जरूरी है जानने और समझने की दृष्टि से कि भारत का जो हालात है अभी का ही नहीं, इसका इतिहास काफी पुराना है और इस पुराने इतिहास में भी हमारी कैसी व्यवस्था थी, हम किस आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे और किस तरह से हमारा जीवन भी बनते रहता था। तो बहुत ही हमारे जीवन को समझने की जरूरी कि मानवीय जो गुणधर्म पहले से बनाया गया है वो विकसित था भी या नहीं था, या किन कारणों से इसका विकास हुआ है नहीं भी हुआ, तो ऐसी कई बातें देखी गई। तो उसके बाद में हम जानते हैं कि एक प्रमुख बातें थी जो विभाग का निर्माण किया गया, जहाँ पर आर्कोलॉजिकल जो कुछ भी साइट थे वहां पर एक अध्ययन करने की दृष्टि से इसे बनाया गया ताकि लोग जो है इसको अपनी पुरानी सभ्यता को जान सके, जिससे नई सभ्यता को और भी बनाया जा सकता है। क्योंकि जो कुछ भी मनुष्य का जो जीवन है, जो स्तर है, वो पुरानी बातों पर ठीक कर जो है वो खड़ा रहता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण बात थी। और फिर कहा गया कि 1826 में चार्ल्स मिशन ने पहली बार जो पुरानी सभ्यता है वो उसको उन्होंने जो है बताने की कोशिश की और इसके बाद में काफी कुछ जो कुछ भी साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफी कुछ इन चीजों को बताने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं
कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा उत्खनन किया। जो हड़प्पा संस्कृति है या हड़प्पा जिसे हम सभ्यता कहते हैं, उसकी उन्होंने 1921 में खुदाई की, उत्खनन किया और उसमें उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये प्राचीन काल में हड़प्पा एक संस्कृति थी और वह एक बड़ी मशहूर थी जिसमें लोगों का जीवन स्तर काफी अच्छा हुआ करता था। ऐसी कई चीजों को उन्होंने खोज कर निकालने की कोशिश की है जो महत्वपूर्ण है हमारे अपनी चीजों को जानने और समझने की दृष्टिकोण से। फिर है दूसरे व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करने की कोशिश की। जो मोहनजोदड़ो उस काल में थी, उसकी सभ्यता, उसको भी उन्होंने खोज करने की कोशिश की है और ये बात उन्होंने बताया कि उस काल में मोहनजोदड़ो नाम की भी सभ्यता अस्तित्व में थी, जिनको राखलदास बनर्जी जो ये नाम के व्यक्ति है जिन्होंने इस पर काम किया। अब हम देखते हैं कि जो सभ्यता थी, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो इसके बारे में कहा गया कि यह काफी दूर दूर तक फैली थी। इसका जो कुछ भी फैलाव था या विस्तार था वो काफी राज्यों में भारत में था, यानी दूर दूर तक इसका फैलाव था और इसको एक प्रकार से कहा जाता है कि यह जो सभ्यता है ये नगरीकरण के लिए काफी जानी जाती थी। उस काल में जो नगर थे वो काफी अच्छे हुआ करते थे, यानी नगरीकरण मतलब शहरीकरण की सभ्यता ज्यादा थी, यानी गांव उस समय काफी कम थे, गांव न के बराबर थे लेकिन शहर जो है वो ज्यादा हुआ करते थे और गांव बिल्कुल भी अल्प मात्रा में हो सकते थे। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो ज्यादातर शहरीकरण के नाम के लिए या नगरीकरण के नाम के बारे में सबसे ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि इसका काम था कि नगर को अच्छी तरह से बनाए रखना। मतलब स्वाभाविक है कि जब शहर अच्छे होंगे तो अच्छा वहां पर काम ठीक से चल सकता है, यानी ठीक ठीक वो कोशिश करते थे कि हमारे नगर अच्छे हो, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की जा सके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर कहा जाता है कि जो कांस्य है, कांस्य का उपयोग जो है वो सिंधु घाटी किया गया था, यानी सिर्फ अभी ही नहीं तो 3000 साल से भी पुराने समय में ये कांस्य का उपयोग भारत के अंदर में किया जाता था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा गया कि 925 ऐसे उस समय के जो नगर थे वो बड़े समृद्धशाली थे और काफी कुछ लोग जो है उसमें अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप ढंग से चलाने की कोशिश करते। तो इसके बारे में और भी कहा गया कि इस समय जो लोग हैं वो ज्यादातर नाग की पूजा करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका मतलब है कि नाग जो संस्कृति है ये प्राचीन काल से चलते आ रही है, आज की नहीं, ये प्राचीन काल से संस्कृति चलती आ रही है और ये नाग की पूजा करते थे, मतलब नाग को अपना आदर्श मानते थे और यह एक प्रतीक के रूप में इसको पूजने की और जानने की कोशिश करते थे। कहीं कहीं पर भी ये देखा गया कि शिव के भी अवशेष कहीं कहीं मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी शिव जो है उस काल में कुछ राजा हो सकता है जिसका कई जगह जो है ये एग्जाम्पल दिखाई देता है। और सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता था, उसका जो नाम था वो इंडस था, यानी इसलिए आपने देखा होगा कि सिंधु, तो ये सी की जगह फिर ये बाद में कालांतर में जो है वो ही आया और हिंदू हुआ, और सिंधु और हिंदू इनका बड़ा एक संबंध हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोग, और उस सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों का जीवन इस तरह से बना हुआ था और वो वहां पर रहने की कोशिश करते थे और इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि ये सिंधु नदी के आधार पर इसका उत्पत्ति माना जाता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि किसी भी देश का या किसी भी राज्य का या किसी भी सभ्यता का जो उदय है वो किसी न किसी नाम से संबंधित होता है, किसी न किसी भौगोलिक चीजों से जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए आपने अभी भी ये महसूस किया होगा अधिकतर जो है देश की या विश्व की जो बाउंड्री है वो एक तो पानी से जुड़ी होती है या फिर पर्वत से जुड़ी होती है, अधिकतर आपने इसको महसूस किया होगा। या राज्य की बाउंड्री भी आपने ज्यादातर देखी होगी कि जहां जहां पर भी नदी का एक लेवल होता है तो नदी के पास से दूसरी सीमा शुरू होती है और नदी के इस तरफ से दूसरी सीमा, अधिकतर आपने देखा होगा। तो उसी आधार पर एक आधार को मानते हुए सिंधु नदी जो थी उस आधार पर ये सभ्यता विकसित हुई थी
और अभी भी यदि आप देखेंगे भारत के अंदर में, तो ये सिंधु नदी के किनारे जो बसे हुए गांव या शहर थे, जैसे कि उसमें लोथल आता है, तो पंजाब में आप अधिकतर देख सकते हैं, रोपड़ है, कालीबंगा है, वनमाली है, रंगापुर है, ऐसे कई जो हैं आप गांव देख सकते हैं जहाँ पर ये चीज आपको दिखाई, ज्यादातर ये पंजाब में हमें देखने को मिलता है। इस आधार पर जो है वो जानने की कोशिश की जा सकती है कि उस काल में इस तरह के नगर थे और इस तरह से चीजों को बनाया गया था, जो हमारे लिए इतिहास को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है कि प्राचीन काल में ये जो नगर थे ये किस तरह से थे और किस तरह की हमारी अपनी सभ्यता थी और किस आधार पर हम जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे प्राचीन काल में, यानी हमारे पूर्वज वो भारत के अंदर में किन सभ्यताओं को माना करते थे। तो फिर देखा गया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके स्थल जो है वो काफी कुछ जगहों पे हमें मिलते हैं और वह एक महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हड़प्पा है, तो हड़प्पा कहा जाता है कि ये पाकिस्तान और पंजाब का भाग है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये जो देखा गया कि ये जो है पाकिस्तान और पंजाब का जो भाग है वो यहाँ पर देखा गया। फिर है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान और लड़काना जिला जो था उसका भाग ये माना जाता है कि यहाँ पर ये सभ्यताएं अस्तित्व में थी। और लोथल जो है ये गुजरात में आता है, तो वहां पर भी ये अस्तित्व में था। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान का है, जो अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जो हनुमानगढ़ है वो वहां पर हमें ये दिखाई देता है। और फिर इसके बाद में कि बनबाली, ये हरियाणा में है और ये हनुमानगढ़ के पास जो राजस्थान से लगा हुआ इलाका है वो वहां पर ये देखा जाता है। फिर है ये कितने दूर दूर तक फैली हुई थी, उस बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका फैलाव कितना था, इसका ये लोग जो है ये सभ्यता के जो फैलाव है या इसका जो विस्तार है काफी दूर दूर तक फैला था। फिर कहा गया कि आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में, ये अभी वर्तमान में देखा जाए तो उस समय का भाग तो ये आलमगीरपुर था उत्तर प्रदेश का, अभी वर्तमान का भाग देखा जाए तो इसे मेरठ के इलाके का भाग माना जाता है कि ये मेरठ है जहाँ पर ये तक ये भाग फैला हुआ था। और भी है कि सुतकांग डोर कहा जाता है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यानी क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है वो भारत का ही भाग पाकिस्तान है और उस समय पाकिस्तान भी जो है एक भाग होने की वजह से ये दूर दूर तक फैला हुआ था। और कोड बीजी है, ये सिंध पाकिस्तान कहा जाता है कि सिंध का जो एरिया जो पाकिस्तान का एरिया है वो वहां तक फैला हुआ था। फिर है चाउंदू हड़ो, यानी चाहू दड़ो, यानी पाकिस्तान का है, ये भी पाकिस्तान में पाया गया। फिर है सुरकोटदा, सुरकोटदा ये गुजरात यानी कच्छ का जो जिला है, अभी भी वर्तमान में आप देखें समुद्र के किनारे आप भाग देख सकते हैं, ये गुजरात में है और वहां तक ये फैला हुआ था। और इस तरह की उस काल में हमारी प्राचीन सभ्यता जो है वो काम किया करती थी, यानी कच्चे मकान नहीं बल्कि पक्के मकानों का उस समय भी उपयोग किया जाता था। इन ईंटों के माध्यम से हम अंदाज लगा सकते हैं, यानी सामान्य लोग जो है वो ईंटों के मकानों में रहा करते थे और उस तरह के जो है वो बनावट करते थे। और उस समय की जो ईंटा है वो काफी बड़ी हुआ करती थी और बड़े भवन भी उस काल में ये सभ्यता के लोग बनाया करते थे और इस तरह से ये अपनी इमारत को बहुत ही मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते थे। मोहनजोदड़ो में और भी बातों को देखा गया है कि उस काल में जो है वो सार्वजनिक स्नानागार बनाया करते थे, जो लोग जो है आए और सार्वजनिक स्थलों पर एक प्रकार से सार्वजनिक जो कुछ भी स्नानागार है वहां पर अपना स्नान का काम कर सकते हैं। ऐसी उस काल में बड़े स्नानागार हुआ करते थे। तो ये खास बात है, जैसे कि आज वर्तमान में आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, अधिकतर आप देखते होंगे जगह जगह जो है लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, लोग जो है तैरते हैं। तो उस काल में यह बनाया करते थे और ईंटों से बना हुआ स्थापत्य काफी सुंदर हुआ करता था उस काल में। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई हुआ करती थी 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई हुआ करती थी 2.43 मीटर। तो यह काफी लंबा और चौड़ा जो है हुआ करता था।
और जो स्नानागार की जो फर्श हुआ करती थी वो ईंटों से बनाई जाती थी। जैसे आपने देखा हो कि आज भी लोग जो है वो फर्श बनाते हैं ताकि पानी जो है वो रीझ न सके। तो उस काल में भी जो स्नानागार की है या कमरे जो बनाए जाते थे, कमरे की भी जो है वो फर्श जो है वो, या स्नानागार की जो फर्श है वो ज्यादातर ईंटों से बनाई जाती थी। उस काल में कुआं भी हुआ करता था और कुओं से लोग पानी का कुओं के पानी का इस्तेमाल करते थे। उससे खेती भी की जाती थी और खेती करते समय ये पाया गया कि गेहूं और जौ हुआ करता था इस एरिया में। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गेहूं का उत्पादन होता है। तो प्राचीन काल में भी इस तरह की व्यवस्था थी, अर्थात वहां पर लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। उस काल में लोग जो है वो कृषि करते थे, उद्योग धंधे करते थे और पशुपालन भी किया करते थे उस काल में। तो देखा गया कि वो ये कैसे अंदाज लगाया गया कि ये खेती करते थे। तो उस काल के जो है वो जब खुदाई हुई तो खुदाई में फावड़ा और हल और अन्य सामग्रियां भी प्राप्त हुई है। उससे अंदाज लगाया गया कि उस काल के लोग जो खेती करते थे और खेती में इन साधनों का उपयोग करते थे, इन शस्त्रों का उपयोग करने की कोशिश करते थे। उस समय लोग जो है दूध है, मांस है, गाय का पालन करते थे, भैंस, बैल, बकरियां और कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, मुर्गियां इत्यादि भी ये चीजें पाई गई है जो हमें देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़े कुशल हुआ करते थे। ज्यादातर उस समय के लोग जो हैं वो बड़े निपुण कलाएं थी उनकी, और वे लोग जो है इस तरह की बातों को करने की कोशिश किया करते थे कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बर्तन बनाया करते थे मिट्टी के। और इसीलिए आपने देखा हो कि आज भी पुराने लोग जो है, आप लोगों ने भी देखा हो कि आप लोगों के आते आते भी जो है मिट्टी के बर्तनों में लोग भोजन बनाया करते थे। और कहते लोग कि मिट्टी के बर्तन में बना हुआ भोजन बड़ा अच्छा लगता है, ज्यादातर आपने देखा होगा। और ये उस काल में इस तरह की व्यवस्था थी। लोग जो हैं काले रंग के चित्र बनाया करते थे। उस काल में देखा गया कि चित्र भी बनाने की कलाएं थी और चित्र को बनाने की भी कोशिश किया करते थे, जो बहुत ही जरूरी है। कपड़ों का व्यवसाय भी हुआ करता था उस काल में। जोहरी थे, मतलब सोनों का भी वो जो है वो उस काल में प्रचलन दिखाई देता है, क्योंकि यह बात दिखाई देती है कि जोहरी थे और उस तरह से वो काम अपने करने की कोशिश करते थे और जितनी हो सके तो उन्नत व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी पूरी वो लोग कोशिश किया करते थे। ये बात हमें दिखाई देती है। राजनीतिक जो अस्तित्व है वो राजनीतिक अस्तित्व भी, क्योंकि वो नगर का निर्माण जो होता था एक अच्छी प्रणाली थी। और ये सब कुछ जो कुछ भी निर्माण हुआ करता था, सार्वजनिक जो कुछ भी स्नानागार है या गांव में सभागार है, ये सब चीजों के लिए लगता है कि उस काल में राजनीतिक व्यवस्था भी थी और अच्छी तरह से लोग जो है उस चीजों को करने की कोशिश किया करते थे। और यह व्यवस्था एक बड़ी मजबूत और अच्छी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे करने की हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं जानते तब तक इतिहास को हम सही तरह से बना भी नहीं पा सकते, जो एक बड़े रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे लिए जानना, चूंकि इतिहास को जाने बगैर हम अपनी खुद की पहचान कि हमारी सभ्यता कैसी थी, हम किन सभ्यता को मानने वाले लोग थे, प्राचीन काल में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता था और उसको हमें करने की कोशिश करते। तो ये खास महत्वपूर्ण बातें जो हैं उस काल में हमें दिखाई देती थी। अर्थात हम कह सकते कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है एक विकसित सभ्यता थी और उस विकसित सभ्यता ने मानव को एक अच्छा नगर के रूप में व्यवस्था करा के दी थी कि नगरीकरण ने एक प्रकार से कहा जाए तो शहरीकरण की व्यवस्था ज्यादा दिखाई देती। आज के समय में आप देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में 6 लाख से भी ज्यादा गांव है, लेकिन शहर यदि आप देखेंगे तो शहर में आपको बहुत कम दिखाई देते। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें शहर ज्यादा दिखाई देते हैं और गांव काफी कम हुआ करता है। यानी शहर में आपने देखा होगा, यदि आप वर्तमान में अंदाज लगाते हैं तो शहर में समस्याएं कम होती है और गांव में समस्या ज्यादा होती है। आपने महसूस किया होगा। तो शहरीकरण का मतलब है कि जातिगत व्यवस्थाएं या फिर भेदभाव या छुआछूत अनेक प्रकार की जो समस्या है
वो शहरों में आपको कम दिखाई देती है, लेकिन गाँव में ये एक प्रकार से बड़ी स्ट्रांग होती है। इसीलिए आज देश के अंदर में जो कि हम जानते हैं कि ये सभ्यता जैसे जैसे अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गई, और बाद में जो है जैसे आप देखते हैं कि भारत के अंदर में आर्य लोग आए, और चूंकि वो हमारे देश के रहने वाले नहीं, आर्य लोग आए और उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो यहाँ पर हड़पने की कोशिश की, व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। तो ये थी हमारी अपनी प्राचीन सभ्यता है, जो कि एक 5000 साल से भी ज्यादा का इतिहास माना जाता है, और इतना बड़ा इतिहास जो कि एक बड़ी समृद्धशाली व्यवस्था को उसने जन्म दिया और उस आधार पे हमें बनाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो इतिहास रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 साल का इतिहास है। लेकिन ये हम इसके पहले जो देखते हैं कि कंसेप्ट जो तथागत ने बात बताई है, जिसे उन्होंने कहा एज बुद्धा अतीताच एज बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहंग वंदा में सबदा, जो ये कंसेप्ट हमें दिखाई देती है, इस कंसेप्ट से हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये बुद्ध प्राचीन में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। तो हमारे देश के अंदर में दो संस्कृतियां हमारे जीवन में दिखाई देती है, वो ये है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति उस काल में और श्रमण संस्कृति। ये ऐसी दो संस्कृति उस काल में थी, और दोनों संस्कृतियों का विचार जो है वो अलग अलग हुआ करता है। अब ये दोनों संस्कृतियों को जो हम देखते हैं, इनके विचार अलग अलग थे। तो इसमें माना गया कि जो ब्राह्मण संस्कृति है उसका जो आधार है वो आधार था वर्ण व्यवस्था का। अब उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण उन्होंने बनाए, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और कालांतर में और भी उन्होंने एक बनाया, जो कि 4 वर्ण में उसे शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन एक प्रकार से बाद में उसको और भी बनाया गया, जिसको हम अति शूद्र के नाम से जानते हैं, शूद्र और अति शूद्र। तो शूद्र और अति शूद्र में भी 2 चीजें बनाई गई, यानी ऐसा वर्ग जिसे हम सछूत कहते हैं, और दूसरा वर्ग जिसे हम अछूत कहा गया। मतलब सछूत मतलब जिनको छुआ जा सकता है, और अछूत मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता। अब ये सछूत में खासकर इसमें ओबीसी लोगों को रखा गया। ओबीसी लोग, जिसको ब्राह्मण जो है अपनी व्यवस्था में ब्राह्मण उनको ओबीसी को छू सकता था, लेकिन जो अछूत थे उनको वो बिल्कुल भी छू नहीं सकते थे। तो इसमें भी जाति की कई कैटेगरियां बनाई उन्होंने, और उस कैटेगरी के आधार पर जो उनको रखा। अब इनके देखा जाए तो इनके व्यवसाय भी अलग अलग रखे गए, इनके अधिकार जो है वो अलग अलग रखे गए हैं। तो देखते हैं कि ब्राह्मण का जो व्यवसाय है वो पढ़ने और पढ़ाने का माना गया, कि पढ़ने और पढ़ाने का जो कार्य है ब्राह्मण और ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता, यही करेंगे, तो उनको ये अधिकार था। दूसरा है कि छत्री, छत्री जो है वो अपना राजा का काम करे, मतलब राजपाट संभाले, इसके अलावा उसको कोई अधिकार नहीं दिए गए। फिर है वैश्य का, तो वैश्य में हम देखते हैं कि उन्होंने कृषि करने का और व्यापार करने का ये कार्य उनको दिया गया था, कि वो खेती कर सकते हैं और साथ में वह व्यापार कर सकते हैं, ऐसा उनके लिए रखा गया। और फिर आता है कि शूद्र जिसे कहा गया और अति शूद्र, इसमें भी सछूत और अछूत जो थे इनको सेवा करने का खासकर काम दिया गया, कि आप जो है सिर्फ जो है सेवा करो, इसके अलावा आपको पढ़ने पढ़ाने का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की उन्होंने व्यवस्था बनाई, ये जिसे हम एक प्रकार से ब्राह्मण संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब इसके यवन में कालांतर में ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो श्रमण बन जाते थे, और श्रमण बनकर जो है कुछ सत्य को खोजने की कोशिश किया करते थे। ये बात आती है उसके बाद की, जब हम देखते हैं जो कि तथागत गौतम बुद्ध का और महावीर का अब देखते हैं, तो इनका जो समय है वो समय है 3000 साल का, जो अभी तक 2600 वर्ष वाला देखते हैं। लेकिन इसके पहले से भी ये प्रथाएं चलते आ रही थी भारत के अंदर में, और इसमें भी चूंकि श्रमण संस्कृति में जैसे हम इनको भी जोड़ते हैं कि महावीर है और तथागत गौतम बुद्ध की संस्कृति। तो इन्होंने तथागत गौतम बुद्ध ने जब इन्होंने देखा कि ये संस्कृति जो है काफी कम लोगों को जो है यह अधिकार दिए हुए है, यानी किसी को कुछ और किसी को कुछ, और इसका कर्म के आधार पर नहीं बल्कि ये जाति के आधार पर इन्होंने इनको अधिकार दिए हुए। यदि कर्म के आधार पर होता तो हम थोड़ा बहुत भी मान सकते हैं, यानी तथागत गौतम बुद्ध के समय में भी, लेकिन ये जाति के आधार पर इसे दिया गया, और जाति जो है वो जन्म से चिपका दी गई कि आप इस जाति में जन्मे हो और आपको
आपका अपना ही कार्य करना है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इससे यदि आपने कोशिश की तो तब जो है आपको सजा मिलेगी, समाज जो है आपको दंडित करेगा और जाति के नाम पर आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा। इसलिए लोगों के अंदर में क्षमता होने के बावजूद भी लोग प्रयास कर नहीं सकते थे, क्योंकि अधिकार उनके लिए था नहीं। और जब अधिकार नहीं था तो वो कोई भी प्रयास नहीं कर सकता था। फिर तथागत गौतम बुद्ध को लगा कि ये सही व्यवस्था नहीं है, कुछ चंद लोगों के हाथों में ही इस तरह का अधिकार है, और इसलिए पहले से ही कुछ मानवीय प्रवृत्ति के लोग अस्तित्व में थे। समय समय पे वो लोग विरोध करते थे, लेकिन उनका विरोध करने के बाद में उनको दंडित किया जाता था। इसलिए कुछ लोग तो विरोध करते थे क्योंकि उनके अंदर में मानवीय प्रवृत्ति थी कि ये जो इस तरह की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। तो कुछ कुछ लोग समय समय पर उसका विरोध किया करते थे कि ये सही नहीं है। लेकिन ज्यादातर इनकी जो व्यवस्था है वो समाज में काफी मशहूर हो चुकी थी। बड़ी स्ट्रांग रूप से उन्होंने फैलाया था प्रचार प्रसार करने के माध्यम से, और सब लोग इसे मानते थे। अब इसमें एक खास बात ध्यान देने योग्य है कि इन सब चीजों का आधार जो उन्होंने बनाया, वो आधार बनाया भगवान को। खास महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कुछ भी निर्माण हुआ है ये किसी मनुष्य ने नहीं किया, ये जो कुछ भी किया है तो ये ईश्वर ने निर्माण किया, और ईश्वर ने निर्माण किया इसलिए आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के विरोध में कोई भी आदमी जा नहीं सकता, ऐसा डर उन्होंने पैदा किया। अब हम ये ईश्वर की यदि हम बात देखें तो जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में अभी हमने देखा कि उस काल के जो लोग हैं वो नाग को प्रतीक मानकर जो है उनको मानते थे। लेकिन कालांतर में जब कि ब्राह्मण संस्कृति जैसे जैसे यह बढ़ी तो उन्होंने देवी देवताओं को सामने रखकर या देवों को उन्होंने अपना एक प्रयोग का एक शस्त्र बनाकर जो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, यानी जो भी अगेंस्ट में जाएगा तो ईश्वर उन्हें दंडित करेगा। ये ज्यादातर बातों लोगों के मन में बिठाल दी, और उसके कारण जो लोग जो है वो भयभीत होते थे, और इसलिए उसके अगेंस्ट में कोई भी कदम उठाना उनके लिए नामुमकिन था। यदि करने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी लोग नहीं कर सकते थे, ये बात देखी गई। और इसलिए यह लोग कुछ कुछ उस समय में हम देखते हैं कि ऐसा प्रयास किया गया, और प्रयास करने के बाद में जो है उन्होंने उनको दंडित किया तो लोग कोशिश करते थे। लेकिन श्रमण संस्कृति जो प्राचीन काल से जो चलते आ रही थी, उस संस्कृति ने मानवता का पूरा पूरा ध्यान रखा। उन्होंने जो व्यवस्था बनाई कि मनुष्य सभी समान हैं, और इसका निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं किया बल्कि ये मनुष्य निर्मित है, क्योंकि मनुष्य के ही अपने कार्यों के द्वारा प्रजातियों का जो है वो उत्पन्न होना और अस्तित्व में आना उन्होंने ठीक ठीक समझा था, और इसलिए ये चीज बताई। तो ये मानवता के पोषक थे। लेकिन ब्राह्मण संस्कृति ने जिस तरह से ये बात बताई, उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि का जो निर्माता है या कर्ता धर्ता है वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा ने ही सबको जन्म दिया है। अब ब्रह्मा ने किसको जन्म दिया, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण को मुख से जन्म दिया, और जो क्षत्रिय है उनको भुजा से जन्म दे दिया, और जो वैश्य है उनको उन्होंने जांघ से जन्म दे दिया, और जो शूद्र है उनको पैर से दे दिया। तो उन्होंने इस तरह के केंद्र बिंदु बनाकर जो उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये इस तरह से निर्माण हुआ। तथागत ने जो है कालांतर में या सलमन संस्कृति के जो भी मानने वाले लोग थे, उसके प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मनुष्य ने ही मनुष्य को जन्म दिया है, और ऐसा ये मनुष्य के हित के लिए यदि हमें समझना हो तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए तथागत ने अपने व्यवस्था में सबके लिए शिक्षा का समान व्यवस्था करवाई, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं हो, सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की। और इसका आधार जो उन्होंने जाति नहीं बल्कि इसका आधार उन्होंने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य इसका आधार बनना चाहिए, और मनुष्य ने ही इन चीजों को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा शिक्षा का प्रावधान सबके लिए, और इसलिए उन्होंने जो आधार बनाया वो 4 चीजों का आधार बनाया। जैसे कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 4 चीजें इन्होंने लाई, जिसमें असमानता है, जिसमें गैर बराबरी है, जिसमें आपस में शत्रुता है, और अन्याय है। ये 4 बातों पर उन्हें विशेष बल देने की कोशिश करा कि
कोई भी आदमी किसी से ना मिल सके, और इसलिए हर आदमी को जाति जाति में बांट दिया गया, जो भी जितने होंगे हर आदमी, ताकि वो एक दूसरे से कहीं पर भी ना मिल सके, आपस में ये सदैव ही एक दूसरे के वैरी बन सके, एक दूसरे के वह विरोध में रह सके। तो इस तरह के उन्होंने डेवलप किया सिस्टम को, और इसलिए ये कोई भी पास में नहीं आ सकता था, और कोई भी एक तरह से ये कोशिश नहीं कर सकते कि एक पास में आए और ये जुड़कर जो है एक दूसरे के साथ काम करे। इसलिए उन्होंने जाति जाति में मनुष्य को बांटने की पूरी तरह से कोशिश की, इसलिए उन्होंने जाति का भी आधार माना। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की या श्रवण संस्कृति में यहाँ पर केंद्र बिंदु बनाया गया मनुष्य को, और मनुष्य को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ पर सबके साथ समानता का, और उन्होंने पढ़ने लिखने या व्यापार करने की या राजपाट संभालने की सबको जो आजादी दी, वो उसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दी। ये स्वतंत्रता है, आप अपना जीवन कैसे भी अपने इच्छा के आधार पर जी सकते। दूसरा महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने सभी में भाईचारा यानी बंधुता भाव का निर्माण करने के लिए डेवलप करने की उन्होंने कोशिश की कि कोई भी अलग नहीं है, सभी के सभी एक दूसरे से संबंधित है, सभी सभी ही मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते आपके अंदर में बंधुता का होना बहुत ही जरूरी है। इस बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की, यानी उन्होंने जाति का नहीं बल्कि इंसान का आधार माना, इंसान है और उस आधार पर इंसान को हमें जीवन जीने के लिए कोशिश करना। और फिर ये जब चीजें आ जाती है, यानी जहाँ समता स्वतंत्रता बंधुता, जहाँ चार ये अंग आ जाते हैं, तो उसी से न्याय उत्पन्न हो जाता है। यानी जब इन चीजों को हम जन्म दे देंगे तो स्वाभाविक तौर पे वो न्याय उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात दोनों में एक बड़ा फर्क देखा जाता है, एक ब्राह्मण संस्कृति और समण संस्कृति में ये अंतर ये है कि इसमें असमानता है, इसमें गैर बराबरी है, इसमें भेदभाव है, इसमें दुश्मनी है और अन्याय है। लेकिन दूसरी तरफ में हम देखते हैं समण संस्कृति को, तो इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित है। यानी चार तत्व जहां आ जाते हैं, यानी समता, स्वतंत्रता और बंधुता, तो इसी से ही न्याय उत्पन्न हो जाता है। तो ये चार जो चीजें हैं, ये हमें बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है कि हमें दोनों को यदि आप देखते हैं तो ये दोनों में इस तरह का बहुत बड़ा एक अंतर माना जा सकता है और देखा जा सकता है, और उसी के आधार पर इन चीजों को देख सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये पहले से चलते आ रही जो व्यवस्था है, जो आज भी इस तरह से टिक कर है। जैसे आपने वर्तमान में देखा हो कि ये चीजें आती है और जाती है, क्यों लोग इस तरह का हमारे साथ व्यवहार क्यों करते हैं, ये जो चीज सामने आती है बार बार, आपने देखा होगा, उसका एक मूलभूत कारण है क्योंकि वह लोग इस व्यवस्था को मानते हैं और इसका वो प्रचार प्रचार करके बड़ा उसे फैलाने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध ने ठीक कहा कि मानव जो दुखी होता है, तो मानव दुखी होने के जो कारण है वो उन्होंने साफ साफ रूप से बताने की कोशिश की। उसका कारण है कि जब जिन संस्कृति ने मनुष्य के ऊपर में गुलामी ला दी है और वो गुलामी के प्रति कोई विद्रोह करता है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन यदि हमने उनको यदि उचित समय में उचित अधिकार देने की कोशिश की और उन्हें स्वतंत्रता दी, तो लोग जो है उस स्वतंत्रता का उपयोग करके अपने जीवन में काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। इस बातों पर उन्होंने बेहद जोर देने की कोशिश की, और इसका एक मूल कारण है कि ये उनका 6वीं सदी में उदय हुआ, महावीर स्वामी का भी 6वीं सदी में उदय हुआ, और तथागत गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के रूप में जन्मे तो उनका 600 यानी 563 यानी 6वीं सदी और 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ, मतलब ईसा के पूर्व जन्म हुआ है। ईसा बाद के, मतलब ईसा मसीह को जब हम लेते हैं अभी वर्तमान में, तो ईसा से पहले का जन्म बुद्ध का है और ईसा ये बाद का है, और इसलिए 563 वर्ष पहले उनका यानी 563 में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हो गया। और 6वीं सदी थी, यानी अभी तक देखते हैं तो आज वर्तमान में हम 21वीं सदी का जीवन जी रहे हैं। यानी 21वीं सदी के जीवन जीते समय हम इसका अंदाज लगा सकते हैं कि 21 में से 6 यदि आप घटाते तो आपको ये समझ में आएगी इतनी पुरानी, मतलब 2563 वर्ष पूर्व जो है ये सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, और उस काल में भी इस तरह की प्रथाएं अस्तित्व में थी। अब ये प्रथाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रथाएं जिस तरह से वर्ण व्यवस्था, जातिवादी
भेदभाव, शूद्र अतिशूद्र की जो कुछ भी व्यवस्था थी उस काल में ये थी, और उस काल में ये लोग जो है इस तरह से बताए रखने की कोशिश कराते थे। और सिद्धार्थ ने ठीक ठीक समझकर जब उन्होंने संघर्ष की जो बातों को देखा और बाद में देखने के बाद में उन्होंने जो कुछ भी संघ के नियम थे उस संघ के नियम से भी ऊपर उठकर सोचा। ये जो उनकी सांघिक भावना थी, जो शाक्य कुल की जो परंपराएं थी, उस परंपरा को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि यदि मान लिया जाए किसी का अहित होता होगा, यदि किसी की हिंसा होती होगी या किसी में अन्याय अत्याचार होता होगा, तो चाहे वो कोई भी व्यवस्था क्यों न हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था को स्वीकारना नहीं चाहिए। ये सिद्धार्थ गौतम के मन में ये बातें उत्पन्न हुई। ये बड़ी अनोखी बातें जो उनसे हम सीख सकते हैं कि जिस शाक्य संघ ने अपने नियम बनाए थे उस नियम को जो है वो सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार नहीं किया है, यानी जिससे हानि उत्पन्न होती होगी तो ऐसी हानिकारक व्यवस्था को स्वीकार करना ये मानवीय गुणधर्म नहीं है जो उन्होंने समझा था। और जब मानवीय गुणधर्म नहीं है तो ऐसी चीजों को हमें नहीं मानना चाहिए। इस बातों पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की और तब जाकर हम जानते हैं कि उन्होंने अपने संघ की बात ना मानने की वजह से फिर उनको सजा के रूप में कई तरह की सजाएं थी, और उस सजा में कि मैं इस प्रदेश को ही छोड़कर चले जाऊंगा, अपने परिवार को ही छोड़कर चले जाऊंगा। और फिर उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण करने का जो निर्णय लिया, तो प्रवज्ञा ग्रहण करने के निर्णय में एक उचित निर्णय हुआ और वो सबके सामने जो है उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण करके इस काम को उन्होंने करने का निश्चय किया कि मानवीय रूप से कैसे कल्याण किया जा सकता है, मानव को कैसे हम उत्थान की तरफ में लेकर जा सकते हैं, और अपने जीवन के साथ साथ मानव जो दुखी हैं वो मानव के दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दुख तो पहले से चलते आ रहा था और ये व्यवस्था ने भी काफी कुछ मनुष्य के जीवन में अधिकार न होने की वजह से जानबूझकर थोपा गया था, लाद दिया गया था, और लादने के बाद में वो कोई भी आदमी उसके विरोध में नहीं जा सकता। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इस बातों को ढूंढ निकाला कि व्यवहारिक रूप से जो कुछ भी दुख उत्पन्न होते हैं और जो लाद दिए गए मनुष्य के जीवन में गुलामी लाद दी गई है, इस गुलामी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने इसके लिए मानवीय व्यवस्था पर जोर देते हुए कि मानवता प्रमुख है, मानव और मानव के साथ में मानवता, ये दोनों बातें बहुत प्रमुख हैं। यानी इंसान भी महत्व का है और इंसान की जो कुछ भी नीति तत्व हैं, मानवता है, वो भी काफी महत्व का है। यानी मानव और मानवता ये दोनों चीजों पर उन्हें बड़ा गहन ध्यान दिया कि हमें इंसान का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और इंसान मानव के यानी इंसान के साथ साथ उसकी इंसानियत का भी ध्यान रखना। तो इस तरह से उन्होंने बातों पर जोर दिया, क्योंकि व्यवस्था कैसी थी कि इंसान होते भी इंसान को जो है वह उसके पास नहीं आ सकता था, उसको छू नहीं सकता था, वो शिक्षा नहीं दे सकता था, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन उनके लिए शिक्षा के जो कुछ भी सुविधा थी उस पर ही रोक लगा दी गई थी। और इसलिए तथागत ने अपने इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महिला और पुरुष दोनों के लिए समानता रखी, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं। तो इंसान होने के नाते उनकी इंसानियत को बढ़ाया जा सकता है, उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए फिर उन्होंने मन नाम की संकल्पना को खासकर ध्यान रखा कि मन है तो मन के माध्यम से काफी कुछ जो है लोगों में ये बात बताकर परिवर्तन लाया जा सकता है, उनको एहसास कराया जा सकता है। क्योंकि उस काल में बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे उनको मन है ऐसा एहसास भी नहीं था। तो उदाहरण के तौर पे समझे कि जैसे हम देखते हैं कि भिक्खु आनंद जो है वो जब चांडालिका के पास जब वो पानी ले रही थी कुएं से, और लेते समय जब ये पहुंचे चारिका करते हुए, तो चारिका करते करते जब वो चांडालिका के पास पहुंचे तो उन्होंने पानी मांगा, तो उन्होंने पानी से इनकार कर दिया। तो पानी से इनकार करने के बाद में कहा कि भाई देखिए हम तो मनुष्य और सिर्फ मनुष्य को मानते हैं, लेकिन वो चांडालिका को जो बात पहले से बताई गई थी कि हम अछूत है और श्रमण जो है वो हमारे हाथ का पानी नहीं ले सकता, यदि श्रमण हमारे हाथ का पानी लेता है तो वो भी एक प्रकार से जो है अछूत बन सकते हैं, क्योंकि अछूत की परंपरा ये चलते आ रही थी। तब जो है भिक्खु आनंद ने ये बात उन्हें समझाई कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यह एक प्रकार से मानव
गुण धर्मों को हम मानते हैं, मानवीय व्यवस्था को मानते हैं, सब समान है ऐसा हम मानते हैं, कोई भी ऊंचा और कोई नीचा नहीं, कोई अछूत और कोई ऊंचा नहीं है, ये इस तरह का हमने भेदभाव नहीं मानना चाहिए। ये बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की और तब जाकर कहीं हुआ। और बाद में हम देखते हैं कि फिर वो चांडालिका का भोजन भी संघ ने जो स्वीकार कर लिया था, और स्वीकार करने के बाद उनके घर पे भोजन के लिए भी गया। और इस तरह की जो मैं प्रमुख बातें जो बताना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था श्रमणों के साथ भी ऐसा लोग जो है वो करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन तथागत ने लोगों के पास जा जाकर इस बातों को समझाया कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। ये बातों पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की। तो तथागत गौतम बुद्ध जो है एक प्रकार से मानवता के संदेश वाहक हुए उस काल में, जिन्होंने मानवता का बड़ा जबरदस्त प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। तो ऐसे ही हम देखते हैं, चाहे फिर वो गुरु नानक हो, चाहे फिर कबीर हो, चाहे फिर कालांतर में आधुनिक जगत में महात्मा ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, सावित्री का देख लीजिए, साहू महाराज को देखिए, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, इन सब लोगों का एक प्रकार से इस तरह का ही संघर्ष रहा। यदि हम इसको संक्षिप्त में समझे तो समझने के बाद में हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इनका जो कुछ भी ध्यान रहा है, सामाजिक जो कुछ भी विषमता थी, सामाजिक रूढ़ी परंपराएं थी, कुप्रथाएं थी, और समाज में अनेक प्रकार की जो कुछ भी मनुष्य को कमजोर बनाने वाली जो कुछ भी नीति थी, उन नीतियों को इन्होंने जानते हुए उस पर कुटाराघात करने की कोशिश की। ठीक ठीक समाज की जो कुछ भी व्यवस्था है जिसके कारण इंसानियत मारी जाती है या मानवता नष्ट हो जाती है, उस पर उन्होंने ठीक ठीक कुटाराघात करने की कोशिश की। और कुटाराघात करने की कोशिश करने के बाद में उस काल में उनका भी काफी विरोध हुआ। उनको भी साजिश के तहत जो है कई तरह के उन पर जो है वो अपमान करने की कोशिश की, अनेक प्रकार की समस्या लाने की कोशिश की। लेकिन ये लोग बड़े पक्के थे कि ये सामाजिक व्यवस्था पर अपने जीवन को किस तरह से बदलते हुए सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो कार्य नीति उन्होंने अपने जीवन काल में बताई, उस पर ये बहुत पक्के लोग थे। और पक्के होने के बावजूद भी जितनी सारी कुछ समस्या आती थी, उस समस्या को भी उन्होंने कमजोर कर दिया, और मानवता को एक विकासशील के तरफ में लेकर जाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। और वही एक हमें बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है कि महापुरुषों का संघर्ष जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। उनका संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं है, उनका संघर्ष काफी मूल्यवान है, और उस संघर्ष को हमें जानना कहीं भूल न जाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात बताई है कि इतिहास को जानना जरूरी है, ये लगता तो हमें बड़ा बोरिंग है, लेकिन इतिहास को जानकर हम नए इतिहास को बनाए रखने की हम संकल्पना मान सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को सदैव ही वह याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कई जो कुछ भी महापुरुष थे जिनका मैंने नाम बताने की कोशिश की, जिन्होंने सामाजिक जो कुछ भी गैर बराबरी है, जो कुछ भी छुआछूत है, इस भावना को उन्होंने तोड़ने के लिए या मन से हट जाए, इसीलिए समय समय पर कई लोगों ने इसके लिए काम किए। तो उन्होंने क्या कर दिया शुरू में कि सबको एक साथ बिठा लो, कोई भी जाति का आदमी हो, सबको एक साथ बैठने की व्यवस्था, सबको एक साथ भोजन करने की व्यवस्था, सबके साथ एक जैसे व्यवहार करने की व्यवस्था, इस तरह की कई चीजों को उन्होंने लाने की उस काल में कोशिश की। और तब जाकर उस काल में काफी लोग जो है वो परिवर्तित हुए थे, और परिवर्तित होकर उन्होंने इस मानवीय गुणधर्मों को काफी कुछ बढ़ाए रखने की कोशिश की थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो कुछ भी व्यवस्था उस काल में हमें दिखाई देती है, एक काफी विकसित व्यवस्था हुआ करती थी। 5,000 साल पुरानी जो कुछ भी व्यवस्था भारत में रही है, जितना हम लोग जानते हैं, तो इससे पहले भी दुनिया भर में कई ऐसी व्यवस्था है जो बहुत ही पक्की और मजबूत रही है। लेकिन कालांतर में जो कुछ भी यहाँ पर संस्कृति आई, जिसको हम स्पेशली वैदिक और ब्राह्मणी संस्कृति मानते हैं, उन्होंने लोगों को एक प्रकार से तोड़ने का कार्य किया, और तोड़कर जो है लोगों के मन पर भेदभाव का और गैर बराबरी का जो कुछ भी विचार है वो जानबूझकर थोपने की कोशिश की। और जैसे जैसे थोपते गए वैसे वैसे लोग जो है उन चीजों को मानते चले गए, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि डर के मारे कई लोग जो है गलत चीजों को करने की भी कोशिश करते हैं, और वही एक हमें
एक अपने जीवन काल में चीजों को देखने के लिए अवसर मिलता है कि हमें इन चीजों को मानना या नहीं मानना, जो बहुत ही जरूरी है। तो ये था हमारा कुछ खास इतिहास, जिसको हमने संक्षिप्त में समझने की कोशिश की है। तो इस संबंध में यदि कोई किसी का कोई डाउट या किसी का कोई समझ में नहीं आया है, तो हम जब थोड़ा आप लोगों को 5 मिनट का एक प्रकार से विचार करने के लिए देते हैं। यदि कोई छूट गया हो और आपने उसको सही नहीं लिखा हो, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कुछ भी नोट्स है वो सही भी बन सके। तो 5 मिनट का आप लोग को ब्रेक। यदि किसी को कुछ समझना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी हमारा ये 12 बजे हम इसको समाप्त करेंगे। हेलो। यस। हाँ, ये जो आपने बोले हैं, हमारे पूर्वज 3 हिस्सों में बांट गए थे, हड़प्पा, पाकिस्तान और पंजाब। हाँ, तो उसका जो है वो मोहनजोदड़ो, वो उतना मैं लिख पाई। वो कालीगंज राजस्थान, बंगाली हरियाणा और मोहनजोदड़ो का कुछ भाग, वो थोड़ा सा नहीं समझा मुझे। मोहनजोदड़ो का, हाँ, उसके बाद क्या बोले तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। मोहनजोदड़ो का मैंने ये बोला था कि उस काल में जो है वो विशाल सार्वजनिक जो है स्नानागार हुआ करते थे, और ईंटों से बनाया गया स्थापत्य था। न, वो तो पता है, लेकिन ये पूर्वज जो है 3 भाग में, हड़प्पा, पाकिस्तान और पंजाब, वो उसकी यानी सभ्यता का जो है ना, वो थोड़ा सा, वो स्नानागार तो वो लिख लिया मैंने, लेकिन कुछ भाग मेरा छूट गया था कि मोहनजोदड़ो में और थोड़ा सा कुछ स्नानागार तो लिख गया, उनकी यानी सभ्यता क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए। मोहनजोदड़ो ही सभ्यता है, हम्म। वही सभ्यता है। सभ्यता का नाम ही मोहनजोदड़ो है। अच्छा अच्छा, हाँ, वही वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। एक्चुअली आपने ये समझा होगा कि मोहनजोदड़ो जो है ये एक हाँ। स्थान जो कि सिंध पाकिस्तान में आता है, और ये हम्म। सिंध पाकिस्तान में जो है वो लरकाना जिला, ये आपने लिखा होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही नहीं लिखा था मैंने। कौन सा जिला? तो वो ये मोहनजोदड़ो जो है, क्योंकि हड़प्पा जो है कहाँ पर पाया गया, तो पंजाब पाकिस्तान का भाग है ये, और हाँ, मोहनजोदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान और लरकाना जिला जो आता है। लरकाना, हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो लरकाना, सिंध वो मतलब ये लिखना भूल गई मैं। सिंध मतलब लरकाना जिला। सिंधु नदी के किनारे वाले जो बेल्ट है, उसको हाँ ये सिंध ये नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और ये भारत का जो हिस्सा है आज भी, हाँ ये हाँ, आधा भाग अभी पंजाब में है और आधा भाग आप देखेंगे तो पाकिस्तान में, क्योंकि उस काल में पाकिस्तान में, हाँ भारत और पाकिस्तान ये काफी बड़ा हुआ करता था। और हाँ। इसलिए आपने देखा कि बुद्ध के काल में जो है इस नाम को जब आगे दिया गया तो इसे जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा था। अच्छा ईरान, इराक, अच्छा। पाकिस्तान और ये जितने बांग्लादेश और ये बहुत बहुत बड़ा तालिबान तक जो है ये फैला हुआ था, काफी बड़ा इलाका था। लेकिन बाद में हाँ। धीरे धीरे जो है ये भाग जो है वो छोटे होते गए और तोड़ दिया गया। तो ये हम्म। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान का है, लरकाना जिला कहते हैं इसको, वहां पर अच्छा। है ये अभी भी हाँ, जो लरकाना जिला, हाँ हाँ, वही थोड़ा भूल गया था, लरकाना जिला वो भूल गया था। हाँ और कालीजंग जो है राजस्थान में बोले आपने? हाँ, कालीजंग राजस्थान में बोले। राजस्थान में। हाँ, ये और बंगवाली यदि आप हरियाणा देखते में। हैं हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, ये वहाँ का हाँ एक हाँ, भाग है। क्योंकि ये हम जब हनुमानगढ़। ये इतिहास की बात है, वो इसलिए हाँ जानने के लिए कि पहले हमारी सभ्यता थी, काफी प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इस घाटी की सभ्यता में हमारे जीवन स्तर कैसा था, उस समय के नगर कैसे थे, उस समय के लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, किन किन खेती या फिर शिक्षा का हम इस्तेमाल करते थे, कई सारी चीजें जो है वो हमें इतिहास के माध्यम से जानने को मिलती है। तो शिल्प जो है वो अभी ही नहीं, तो इससे पहले का समय भी हमारा काफी विकसित था। कहने का और बताने का मतलब, इतिहास बनाने का मतलब आज के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम पहले इतिहास को भी समझे कि हमारा इतिहास जो है वो काफी विकसित रहा है। प्राचीन हमारी जो सभ्यताएं हैं वो काफी विकसित रही हैं। और इसलिए आपने देखा कि जो नगर थे
वो ज्यादातर शहरीकरण के आधार पर थे, यानी शहर की संकल्पना रखी गई थी, क्योंकि शहरीकरण में काफी डेवलपमेंट दिखाई देता है। लेकिन जो गांव होंगे तो गांव में काफी होते, तो इस तरह की ये व्यवस्था थी। अब ये वर्तमान के जिले खुदाई में जो जिले मिले, मतलब खुदाई में जो चीजें मिली है, तो अभी वर्तमान में ये कहाँ खुदाई हुई, तो कौन से जिले हैं आज वर्तमान काल में, उस पर ये जो है वो फोकस कराने के लिए कि बताने की दृष्टि से कि पंजाब है या पाकिस्तान है या फिर राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है, कई ऐसे एरिया होंगे या दूर दूर तक भी महाराष्ट्र तक फैला हुआ या साउथ तक भी गया हुआ एरिया है, ऐसे कई जगह जो है वो खुदाई हो जब भी हुई है और वो चीजें मिली है, तो ये देखा गया कि ये चीजें थी। ये तो था प्राचीन वाली बातें, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित। लेकिन बुद्ध के बाद जब हम देखते हैं कि उसके बाद जो मौर्य शासक आए, तो मौर्य शासक के समय में तब ये भारत जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ में जब बड़े पैमाने पर मुड़ा, तब वहां पर विश्वविद्यालय, विहार, स्तूप, चैत्य, इस तरह की चीजें जो है वो बड़े पैमाने पर उस काल के मौर्य शासकों ने बनाई। और मौर्य शासक बनाने के बाद में हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो खुदाई होती है, उस खुदाई में आप लोगों को बुद्ध विहार, चैत्य स्तूप या बुद्ध की मूर्तियां, ऐसी कई चीजें देखने को मिलती है। अब ये इतिहास को हम कैसे जाने कि ये सत्य था भी या नहीं था, ये भी है कि पहले चीजें ये थी या भी नहीं थी। तो इसके लिए कुछ खास बातें मानी जाती है। तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि आर्कोलॉजिकल साइट से खुदाई में जो चीजें मिलती है वो प्रामाणिक मानी जा सकती है, या हम किसी समय के जो कुछ भी मुद्राएं प्रचलन में होती है, जैसे हम सिक्के वगैरह देखते हैं, चाहे वो सोने के मिले हो, चांदी के मिले हो या कैसे भी मिले हो, उससे एक अंदाज लगाया जाता है। दूसरा है इमारतों से, अभिलेख से, शिलालेखों से, साहित्य से और अवशेष से। ऐसी कई चीजें होती है जिसके माध्यम से हम प्राचीन काल की जो कुछ भी व्यवस्था है उसके बारे में हम अंदाज लगाते हैं। और इसलिए आपने ये महसूस किया होगा कि आज वर्तमान में भारत के अंदर में कहीं पर भी खुदाई होती है, तो खुदाई में आपने देखा हो कि स्तूप, चैत्य, विहार, बुद्ध की मूर्तियां, सोने चांदी के सिक्के भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, और ये बड़े पैमाने पे हमें मिले हुए हैं। भारत के अंदर में अभी भी खुदाई बहुत सारी बाकी है जहां पर ये मिलने की संभावना है। आए दिन कहीं ना कहीं आपको खुदाई में कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलती है, और ये उसी से अंदाज लगाया जाता है कि प्राचीन काल में ये चीजें अस्तित्व में थी, क्योंकि हमने देखी नहीं। जब हमने देखी नहीं तो हम कैसे विश्वास करें कि ये चीज थी या नहीं थी। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इसका अंदाज कैसे लगाए, तो अंदाज लगाया जाता है पुरानी चीजों को खुदाई में मिलकर या मुद्राओं के आधार पर, इमारतों के आधार पर, ईंटों के आधार पर, अवशेष के आधार पर और साहित्य के आधार पर ये चीजें हमें पता होता है कि ऐसी चीजें थी। जैसे बुद्ध ने क्या कहा, हम बुद्ध के समय में यदि हम जन्मे नहीं तो बुद्ध ने क्या कहा ये हमें पता है, लेकिन साहित्य में जो चीजें लिखी है उस साहित्य में चीजें लिखी होने की वजह से हम उसका बराबर अंदाज लगा लेते हैं कि ये चीजें ऐसे उस समय में थी और ये इसका अस्तित्व है। और इसलिए भारत के अंदर में जितनी खुदाई होती है, आपने अक्सर देखा होगा, ये सब खुदाइयों में जो है वो ज्यादातर बुद्ध विहार, स्तूप, चैत्य या बुद्ध की मूर्ति या उस काल के जो कुछ भी नगर बसे थे उसके इर्द गिर्द वो नगर का स्वरूप हमें दिखाई देता है। क्योंकि होता ये है, दो तीन चीजें इसके लिए समझने की दृष्टि से ये है। एक तो प्राकृतिक भूकंप आने की वजह से जो है ये चीजें हलचल के कारण दब जाती है, एक प्रमुख कारण होता है भूकंप के कारण। दूसरा होता है कभी कभी ज्वालामुखी वगैरह के होने के कारण, लेकिन वो समुद्री किनारे पे ज्यादा होने की संभावना पाई जाती है। ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी जब आती है तो ये हमारी जो कुछ भी धरोहर है वो नष्ट होने की संभावना पाई जाती है। फिर इसके बाद का और एक प्रमुख कारण है इंसान के द्वारा जो है जो कुछ भी चीजें की जाती है। जैसे भारत के अंदर में श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, ये दोनों का आपस में हमेशा संघर्ष रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्रांति और प्रतिक्रांति पुस्तक लिखी है उसमें साफ साफ इन चीजों पर उन्होंने ये अपना बात कही है, तो कि ये पहले से संघर्ष चलते आ रहा है
और उस संघर्ष के ही कारण जो है ये हमें इस तरह की असमानता देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो समानतावादी नीति है, दूसरी असमानतावादी नीति है, एक मानवतावादी नीति है, और दूसरी जो है वो अमानवीय है। तो मानवता वाली संस्कृति जो मानव का हित के बारे में विचार करते हैं, लेकिन जो मानवता वाली नहीं है वो मानवता का हित करने के बारे में कभी विचार नहीं करते। तो वे मनुष्य को मनुष्य न समझकर मनुष्य पर कोई चीजें थोपी जाती है, यानी उनको गुलाम बनाने की प्रवृत्तियां हमेशा रखी जाती है। और जब जब ये गुलाम बनाने की प्रवृत्ति ने अपने दिमाग से कुछ विचार मत करो, जो बातें आपको कह दी गई हैं वो ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने शुरुआती दौर पर आज ये कहा था कि जो मनुष्य तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम और मूर्ख हो जाता है स्वाभाविक तौर पे। स्वाभाविक बात है वो कि यदि कोई तर्क ना करे और ये विचार ना करे तो वो गुलामी ही होगा और साथ में वह मूर्ख भी कहा जाता है। इसलिए तर्क करने की जो स्वाभाविक नीति है, तो बुद्ध ने क्या किया, कालांतर में जो है जब उन्होंने इस चीज को जाना तो लोगों को तर्क करने की क्षमता उत्पन्न करा कर दी। आप सोचने की सोचने और विचार करने की चीजों पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा कि हमें इन चीजों को समझना है कि हम मानव हैं, लेकिन मानवता के ही अंश को पूरी तरह से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने समाप्त कर दिया और उसको में इन्होंने वर्ग का विभाजन किया, अलग अलग वर्ग बना दिए और ये वर्ग बनाकर जो है वो सबको एक दूसरे से मिलने से रोक दिया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका जाति का आधार देते हुए जाति के आधार में ये रखने की वजह से कोई आदमी किसी से मिल नहीं सकता। आपने ये अनुभव किया होगा। अब जब मिल नहीं सकेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, क्योंकि मिलजुल कर कार्य करने से शक्ति बढ़ती है, लेकिन मिलेगा नहीं और आपस में हम जुड़ नहीं सकेंगे तो फिर कैसा होगा। तो ये खास महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि ये चीजें कैसे आई और किन कारणों से हमारा जो अस्तित्व है। लेकिन क्या सिर्फ हमारा अभी का ही जीवन है, क्या इसके पहले का भी कोई जीवन अच्छा था और व्यवस्था कैसे थी, तो उस आधार पर खुदाई के माध्यम से ये बातों का अंदाजा लगा दिया गया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कितनी विकसित थी, या हमारे पहले से जो मानवीय चीजें चलते आ रही है उनका विकास हुआ भी था या नहीं हुआ था। आज वर्तमान का यदि भारत देखते हैं तो इस भारत में और प्राचीन काल के भारत में कोई अंतर था भी या नहीं था। तो आपने अभी देखा होगा कि अभी अभी तो बहुत सारे लोग जो है अपने मजबूत घर को बना देते हैं, ईंटों का उपयोग अभी भी करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी ईंटों का उपयोग किया जाता था और उनके पक्के घर हुआ करते थे। ये 5-10 साल से भी चलते आ रहा है ये परंपरा, ईंटों का घर पे इन्हें ईंटों का प्रचलन पहले भी था, मुद्राएं भी पहले थी, हल भी हुआ करते थे। जो खेती में हम जिन औजारों का उपयोग करते हैं उसका भी प्रचलन था। हम देखते हैं कि जिन चीजों में खाना बनाया जाता है तो वो बर्तन भी पहले से इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसका मतलब है कि पहले भी लोग बुद्धिमान हुआ करते थे और लोगों ने अपने मानवीय जीवन को सुचारू ढंग से चलाए रखने के लिए उन्होंने कई तरह के आविष्कार भी किए थे। इन बातों का अंदाज लगाया जाता है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जब व्यवस्था ये धीरे धीरे जो है वो लुप्त होते गई और कुछ अन्य जो है वो वैदिक या ब्राह्मणी संस्कृति का जब ज्यादातर यहाँ पर आगमन हो गया तो उन्होंने मानवीय मूल्यों को जो है वो कमजोर बनाया, क्योंकि उन्होंने लोगों को भगवान के ऊपर में आश्रित रहने के लिए प्रेरित किया कि जो कुछ भी आपका कल्याण करेगा, जो कुछ भी आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा वो ईश्वर लाएगा। तो जो स्वावलंबी बनना चाहिए व्यक्ति, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट ना होकर जो है वो परावलंबी होना शुरू हो गया। उनके मन में दूसरों के प्रति ये जो है धारणा आ गई और इसलिए बाद में अभी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले तो शहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ करता था और ग्रामीण अंचल जो है उस काल में बहुत कम थे। तो ग्रामीण अंचल ना होने की वजह से समस्या कम थी, लेकिन शहरीकरण होने से समस्या धीरे धीरे उनकी सुधर गई थी। लेकिन आज भी देखते तो आप आज भी गाँव में पाओगे कि बहुत जगह अभी भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन आज भी कच्चे मकान भी आप देख सकते हैं, लोग मिट्टी के मकान में भी रहते हैं, आपने देखा होगा कई जगह में। तो ये हम इसलिए ये जानना चाहते हैं क्योंकि इतिहास को जानना बहुत जरूरी इसलिए है कि प्राचीन काल में क्या कोई ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी कोई सभ्यता थी जिस सभ्यता ने मानव का विकास किया था। तो ये देखा गया कि प्राचीन काल में सिंधु घाटी की जो कुछ भी सभ्यता थी
वो सभ्यता ने ही मानव को एक विकसित बनाया था, और वो सिंधु नदी के आधार पर वो सभ्यता का विकास हुआ। क्योंकि कोई ना कोई चीजें तो चाहिए जिसके आधार पर हम लोग उन चीजों को बढ़ाते हैं। और फिर कालांतर में जो कि पर्शियन लोग आए, और उन पर्शियन लोगों ने बाद में हम देखते हैं कि जो स न नहीं कर पाते थे, तो स नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने स को ह कहा, और इसीलिए स की जगह ह और सी की जगह ही, और न और दी दू, मतलब सिंधु से हिंदू, ऐसी कंसेप्ट जो है वो अमल में आई, क्योंकि वो कह नहीं पाते थे। और इसीलिए यह हिंदू जो है वो मुस्लिमों का दिया हुआ नाम है, जो हम बाद में हम देखने की कोशिश करेंगे जब हम भारत और इंडिया को जो कंसेप्ट देखेंगे, उसमें हम ये चीजों का वर्णन करेंगे। लेकिन आज के लिए जो कुछ भी हमें जानने की दृष्टि से कि इतिहास कितना महत्व का है, लेकिन भारत के अंदर में इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ कर और गलत इतिहास को बताए जाने की कोशिश की जाती है। आज यदि आप वर्तमान में आप देखेंगे कि यह जो है ये काफी दिक्कत वाला होता है, और ये दिक्कत वाला है इसलिए सही इतिहास जो है लोगों के सामने आता नहीं है। यानी आप यदि स्कूल वालों से या जो कुछ भी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको वास्तविक जो है इतिहास की जानकारी नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? उसका एक मूलभूत कारण है कि उनको डिटेल में या सही मायने में उनको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि जानकारी देने से लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कमजोरियां रहती है। क्योंकि भारत का इतिहास और पूरी दुनिया का भी आप इतिहास देखेंगे, एक बहुत विशाल इतिहास रहा है। और इतने बड़े इतिहास में मानव का कहाँ कहाँ पर उत्थान हुआ, कौन कौन सी सभ्यता को मानते थे, कौन कौन सी सभ्यता को नहीं मानते थे, तो आप देखेंगे कि समय समय पर आविष्कार हुए हैं, और समय समय पर आविष्कार होने के बाद मनुष्य ने काफी क्रांति की है। और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिन्होंने क्रांति की और आविष्कार भी किए, कोई और नहीं है। दूसरी चीजें हैं, खोज भी की है, लेकिन आप देखेंगे भारतीय लोगों में खोज की कम प्रवृत्तियां पाई जाती है। आप मतलब हम भारतीय तो हैं, हमें तो गौरव भी है, लेकिन जो ट्रूथ है वो बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए मैंने जितने लोगों के नाम आपके सामने गिनाए थे, जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे जिनके या इतिहासकार थे जिनके मैंने नाम बताए, उनमें सबसे ज्यादा फॉरेनर्स पाए गए। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के जो देश के लोग हैं वो ज्यादा खोजी होते हैं, ज्यादा वह अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो इस काम में हमेशा लगे रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही है। भारत में भी ऐसा समय था जो लोग खोज करते थे, नई नई चीजों को बनाया करते थे, नई नई चीजों का आविष्कार किया करते थे। लेकिन कालांतर में जब शिक्षा का जो अधिकार था वो छीन लिया गया, तो लोगों की बुद्धि पर जो कुछ भी चिंतन करने की ताकत आती है जिन कार्यों से, वहां पर रोक लगा दी गई। और जैसी रोक लगी तो लोगों ने जो कुछ भी परंपरागत ढंग से जो चीजें बताई गई, उस चीजों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसको आत्मसात किया, और आत्मसात करके उसको लेने की कोशिश की। तो आज भी आपने देखा होगा कि खोज जो है वो बड़े पैमाने पर हो नहीं रही, और ज्यादातर लोग करते नहीं है। यानी उल्टा यहाँ पर खोज की जगह कोई दूसरी चीज बना देते हैं। जैसे अभी आप बात करें, आपने भी बहुत सारे साइट देखे होंगे, जैसे आप सिरपुर गए, जैसे सालबर्डी गए, जैसे और भी कई जगह आपने जाने की कोशिश की होगी। वहां जाने के बाद आप अंदाज लगाते होंगे, या फिर आप कई और भी साइट चली जाइए, तो आपने देखा पुरानी साइट को लोग जो है वो मंदिर का रूप दे देते हैं। आज भी आपने देखा होगा, यानी उस पर खोज होनी चाहिए, उस पर अच्छा खासा रिसर्च होना चाहिए, ताकि लोगों के ध्यान में आ सके कि ये किस समय की ये चीजें हैं, किस समय इस तरह की मजबूत चीजों को बनाया गया जो हजारों सालों से भी टिक कर है। ऐसी कौन सी उन्होंने संसाधनों का उपयोग किया होगा, या कौन से ऐसे मटेरियल चीजों का इस्तेमाल किया होगा जिससे जो है ये इतनी टिकाऊ बनी हुई है। लेकिन आपने ये अधिकतर देखा हो कि उस समय जो है लोग जो है ये खोज की काम नहीं करते, बल्कि वहां पर कुकू सिंदूर लगाकर उसको मंदिर का रूप दे देते। आप जब ऐसा करेंगे तो जहां भगवान आ जाता है वहां खोज बंद हो जाती है, सारा दिमाग का ताला जो है वो लग जाता है, क्योंकि आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो भारत के अंदर में इस तरह की प्रथाएं ज्यादा आज वर्तमान में हमें दिखाई देती है। इसलिए खोज जो है वो कम होती है, और खोज कम होने की वजह से नई चीजों को डेवलप करना काफी मुश्किल है। तो ये साइंस की जब बात आएगी तब हम उस पर काफी इसका वर्णन तो होगा ही,
लेकिन आज जो कुछ था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि जो समाज इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। ये स्वाभाविक तौर पे बातें हैं और इसलिए हमें आर्कोलॉजी साइट की और इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी है। चाहे हम कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय के हो, लेकिन हमें होना जरूरी है। और इसलिए हमारे अपने कार्यकर्ताओं को इतिहास की जानकारी रहना जरूरी है। हम इसको समझे क्यों जरूरी है। जब आप दूसरों को बताओगे तो सिर्फ वर्तमान का ही नहीं, तो इससे रिलेटेड प्राचीन काल में हमारी जो कुछ भी व्यवस्था थी भारत की, ये काफी सिविलाइज थी, सभ्यता इसकी काफी विकसित थी। ये सिर्फ आज की नहीं, तो प्राचीन काल से ही भारत की जो व्यवस्था है वो काफी शक्तिशाली रही है, काफी सिविलाइज रही है और ये चीजें हमें देखने को मिली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इन चीजों को जानना, जो समझना बहुत जरूरी है। भारत के अंदर में खासकर जो इतिहासकार है वो गलत चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे रिच डेविस हुए, मैक्स मुलर हुए, जिन्होंने काफी कुछ बातों को बताने की कोशिश की है और उस पर उन्होंने गहरी अपनी चिंता भी जताई है। तो खासकर जो फॉरेनर्स हिस्टोरिशियन है या इतिहासकार हैं, उनके माध्यम से आपको काफी कुछ जानकारी मिलती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी किताबें उस काल में पढ़ी थी वो ज्यादातर फॉरेन राइटर की पढ़ी थी, भारत की बहुत कम पड़ी थी, क्योंकि उस देश में रहने वाले लोगों ने सही सही जानकारी लिखी हुई है। और इसीलिए खुदाई करने वाले भी भारत में जो पाए गए वो पाए गए विदेशी लोग। जब भारत में अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने कई जगह का जो देखा कि ये स्पॉट जो है ये काफी महत्वपूर्ण लगता है। और खेनसान जो और फाइयान थे जो नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने कई तरह के भारत के जो कुछ भी प्रमुख स्थान थे उसका उन्होंने वर्णन करके रखा हुआ था और वो चाइनीज में लिखा था। और बाद में कालांतर में वो चाइनीज से जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और वो ट्रांसलेशन के माध्यम से जो स्पॉट खोजे गए कि यहाँ यहाँ ये स्पॉट हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने फिर बाद में जो इसकी खुदाई पर जोर दिया और खुदाई में काफी कुछ मिले हैं। चाहे वो फिर सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, या फिर हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के समय के बाद जो मौर्य शासक भारत में हुए, उन मौर्य शासकों ने जिस तरह से एक प्रकार से कार्य किए, तो वो कार्य जो है वो अभी भी हमारे खुदाई में और शीशों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब है कि मानवीय जो कुछ भी व्यवस्था थी वो काफी सिविलाइज थी और काफी डेवलप थी। इस बातों को हमने जानना पहले था, प्रथम था, और उसके बाद में हम आगे की हम सोच सकते हैं कि जो इंसान था वो कितना सभ्य था। सिर्फ आगे ही नहीं तो प्राचीन काल में भी सभ्यता और ये डेवलप हुआ था और कालांतर में जो इस पे रोक लगा दी गई और इसलिए मनुष्य का विकास पूर्णतः रुक गया। तो ये बात जानने के लिए हमने सर्वप्रथम कि हमारा जो कुछ भी इतिहास है काफी पुराना है और कालांतर में बुद्ध से लेकर अभी तक का जो हम इतिहास देखते हैं तो इसमें जो कुछ भी महापुरुष होकर गए जिन्होंने मानव को एक विकसित बनाने के लिए या उनके अच्छी चीजों को हमने बढ़ाए रखने के लिए कोशिश की, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आज का हमने जो कि सेशन शुरू हमने किया ये हमारे अपने इतिहास को लेकर किया कि इतिहास सबसे पहले हम उसको जाने, बैकग्राउंड जाने हमारी अपनी व्यवस्था का ये किस तरह से विकसित हुई, और फिर बाद में हम इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस आधार पर हम देने की कोशिश करेंगे। तो आज का टाइम जो है 12 तो हमारे बज गए और सुबह का हमारा टाइम तो खत्म होता है ताकि आप लोगों को हम लोग 1 घंटे की छुट्टी दें। लेकिन इसके बाद क्योंकि हमारा 15 मिनट जो है ये कुछ लोगों के जल्दी ना जुड़ने की वजह से थोड़ा तो 15 मिनट हमने लेट शुरू किया, लेकिन कोई बात नहीं। तो पहला दिन होने की वजह से ये हमने प्राइमरी बात आपको इतिहास से शुरू की है जो कि बहुत ही जरूरी है। और जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं क्योंकि ये काम जो है वो आएगा लोगों को बताने की दृष्टि से, तो मैंने इसमें कुछ ब्रीफ बातों को मैंने आपको बताया सार के रूप में ताकि आप इसको समझ सकें। अब ये हम इसके बाद देखेंगे कि जो नेतृत्व करने के जो गुण होते हैं मनुष्य के, 1 बजे वाला जो सेशन होगा हमारा सेकंड वाला, इसमें हम देखेंगे कि जो नेतृत्व कलाएं होती है या नेतृत्व के गुण होते हैं, हमारे अंदर के जो सद्गुण हैं उन किन चीजों को हमें जानना और उसे बढ़ाए रखने की कोशिश करना। तो लीडरशिप क्वालिटी या सोशल वर्कर या कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानने की कोशिश करना।
यही नहीं कि सफेद कुर्ता पहन लिए तो हमारे नेता बन जाते, वो वाला बात नहीं है कि सफेद कुर्ता पहनो या मत पहनो, लेकिन आप जो है आपके अंदर की क्वालिटी क्या होना चाहिए, हमारा नेतृत्व का स्किल क्या होना चाहिए, हमारी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, और हमें क्या करने की कोशिश करना, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे नेतृत्व हो, चाहे लीडरशिप करने वाले लोग हो। तो हमारे देश में सिर्फ लीडर की बात करो तो हम ज्यादातर हमारा ध्यान जो है वो नेताओं की तरफ चले जाता है। नेता हम उनको नेतृत्व करने वाला नहीं कह सकते। यदि कोई जीत कर भी आया है चुनाव में तो वो जरूर नहीं कि वो नेता हो, यदि जनता का बराबर कुछ नहीं कर रहा है तो नेतृत्व की क्वालिटी नहीं हम कह सकते उसे। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटी हमारे अंदर में होना चाहिए और उस क्वालिटी के आधार पे हमें किन किन चीजों को बढ़ाए रखने की कोशिश करना, हमारे अपने सद्गुण। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एमएसएस के जो कुछ भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो कैसे होना चाहिए, उनके अंदर की क्या क्वालिटी बनना चाहिए और किस तरह से उन्होंने अपनी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। यानी एमएसएस के कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी या लीडर जो है वो सिर्फ बाकी के सफेद कुर्ता पहनकर जैसे लीडर बनते वैसे नहीं, बल्कि एक अपनी स्वयं की क्वालिटी और नेतृत्व करने की जो कुछ भी भावना है उस पर हमें बनने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। तो मैंने 2 मिनट आप लोगों के लिए हैं, तो ये ज्यादा है इस समय के हिसाब से। तो एनीवे लेकिन हम लोग 1 बजे मिलेंगे और देखेंगे कि मनुष्य का जीवन के लिए कार्यकर्ता या लीडरशिप या नेतृत्व करने के क्या सद्गुण पाए जाते हैं। तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये महत्वपूर्ण समय दिया है। तो 1 बजे मिलते हैं आप लोगों के लिए भोजन, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑनलाइन लिया है इसलिए एमएसएस में आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की है। जब कभी इन फ्यूचर में हम लोग ऑफलाइन लेंगे अब जो है आप लोगों के लिए हम भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने घर में ही भोजन की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए और 1 बजे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। साधु 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 साधु।